एक समय की बात है, एक डॉक्टर था जो कि दिन रात काम करता था। नाम था उसका फार्मा। उसकी जिंदगी सिर्फ पेशेंट और हॉस्पिटल तक ही सीमित थी। ना कोई रेस्ट, ना कोई सुकून, सिर्फ थकान और टेंशन। और एक दिन इसी ओवरवर्क के चक्कर में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बिल्कुल नए फैंटेसी वर्ल्ड में पाता है, जहाँ सब कुछ अलग था, जैसे कोई मैजिकल दुनिया हो। सामने एक गुलाबी बालों वाली लड़की थी जो उसे मास्टर फार्मा कहकर बुला रही थी। फार्मा हिला भी नहीं था कि एकदम से उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। वो लड़की घबरा जाती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज मास्टर, आप अभी मत हिलिए, आपको बिजली लगी थी। फार्मा कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज एक बच्चे जैसी निकलती है। उस मोमेंट पे उसके दिमाग में एकदम से क्लिक होता है, ये क्या हो रहा है। उसने देखा उसके हाथ छोटे हो गए थे और दिल भी ये चाह रहा था कि बस हाथ ही छोटे हुए ना, क्या हुआ। वो गिर जाता है उठते वक्त, पर किसी तरह से वो विंडो तक पहुंचता है। जैसे ही वो बाहर देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सामने थी एक फैंटेसी वर्ल्ड जहाँ पर मैजिक और कैसल्स का राज था। तभी उसे एक शीशा मिलता है और जब वो अपना चेहरा देखता है तो बहुत ही शौक हो जाता है। एक छोटे रोयल बच्चे का फेस था, बिल्कुल नया। लोट वो गुलाबी बाल वाली लड़की उसे फिर से कहती है, मास्टर आपका नाम है फार्मा द मेडिसिन। फार्मा सोचता है ये नाम तो किसी मेडिसिन की दुकान जैसा लग रहा है, और तब उसे याद आता है कि मैं तो शायद मर चुका हूँ और अब मैं किसी बॉडी में हूँ। लोट खुद का इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम कार्लोट है, लेकिन आप मुझे लोट बुला सकती है। वो स्माइल करती है, फिर फार्मा की केयर में घुस जाती है। फार्मा कहता है ये बैंडेज हटाओ जरा। लोट तुरंत चली जाती है अरेंजमेंट्स करने। जब वो उसका हाथ साफ कर रही होती है तब फार्मा देखते है कि उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हाथ गूंथता है सब रब ऑफ हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो लिखा किस काम का था। तभी लोट नोटिस करती है कि उसके हाथ पर एक स्पेशल मार्क है और वो तुरंत एक्साइटेड हो जाती है। ये तो पैनिक थियो का डिवाइन मार्क है। फार्मा सोचता है ये पैनिक है, कोई क्योस या फिर फेयर गॉड होगा क्या। पर लोट गुस्से में कहती है नहीं, पैनिक थियोस तो मेडिसिन का गॉड है, उनका आशीर्वाद मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं होता है। फार्मा थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर चलो अब तो उसके पास मैजिक भी है और डॉक्टरी नॉलेज भी। अच्छे दिन शायद शुरू हो गए हैं। लोट उसे घर के बारे में बेसिक चीजें बताती है। मास्टर फार्मा, आपका परिवार एक फार्मासिस्ट फैमिली, आपके फादर एक आर्कड्यूक और इंपीरियल फार्मेसी स्कूल के प्रेसिडेंट भी। फिर वो उसे एक पोर्ट्रेट दिखाती है जिसमें फार्मा के फादर, माँ, छोटी बहन बेलेंचे और बड़े भाई पोवेल होते हैं, जो कि इस वक्त विदेश में एडवांस मेडिसिन की स्टडी कर रहे होते हैं। लोट एक्साइटेड के साथ कहते हैं कि आप और आपके भाई दोनों इलाइट्स हैं, जिन्होंने डिवाइन फार्मेसी और हीलिंग में कमाल कर रखा है। फार्मा अब थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि इस नए जीवन में शायद से वो लोगों की मदद करने का सपना और भी बड़े स्केल पर पूरा कर सकता है। अगला दिन कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं था। फार्मा अभी भी इस नए वर्ल्ड को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया था कि लोट ने उससे उसी वक्त पूछ लिया, मास्टर आपको मैजिक याद है ना। फार्मा बहुत ही कंफ्यूज हो गया। मैजिक, उसका चेहरा देखकर लोट की हालत खराब हो गई। आंखों में डर था, जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो। प्लीज मत कहो कि आप सब कुछ भूल गए हो, लोट ने ऑलमोस्ट रो पड़ने वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसने बताया कि फार्मा डिवाइन आर्ट्स ऑफ वाटर का मास्टर था, एक रेयर और नोबल मैजिक। फार्मा ने कैजुअली पूछा, और अगर भूल गया तो क्या। लोट की आंखों का डर और बढ़ गया। उसने कहा, तो आपको नोबेलिटी से निकाल दिया जाएगा, जैसे कोई काम का नहीं हो आप। ये सुनकर फार्मा के दिमाग में तुरंत एक ही थॉट आया, घर से निकाल दिया, होमलेस। नहीं भाई, कुछ भी करना पड़े, मैजिक तो याद करना ही पड़ेगा। उसने लोट से कुछ वैग्यू सी इंस्ट्रक्शन सुनी, जैसे माना ध्यान लगाओ, तस्वीर बनाओ। और जब उसने पानी के मॉलिक्यूल्स को इमेजिन किया तो एकदम से उसकी बॉडी से रोशनी निकलती है और फिर दोनों हाथों से एक पावरफुल स्पिरल ऑफ वाटर भर आता है। पर दिक्कत ये थी कि वो रुक ही नहीं रहा था। फार्मा पैनिक मोड ऑन कर देता है और सीधा विंडो तक भाग जाता है। वहाँ खुद को लिटरली एक ह्यूमन वाटर फाउंटेशन में बदल देता है। फिर जैसे तैसे मैजिक कंट्रोल करता है और तभी गार्डन से लोट चिल्लाती है, मास्टर आपने मुझे गीला कर दिया। फार्मा ऑकवर्ड हो जाता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि यार मैं कुछ और ना समझ लूं, प्लीज कंट्रोल में रहो। लोट वैसे खुश थी और कहती कि आपका तो पानी बहुत ही रिफ्रेशिंग था। फार्मा ने इग्नोर किया और फिर अंदर जाकर और एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। उसने ट्राई किया अलग अलग एलिमेंट्स क्रिएट करना और शो के लिए सब कुछ सक्सेसफुल थे, लेकिन जब उसने एलिमेंट्स का मिक्सचर बनाने की कोशिश की तो वो नहीं कर पाया। फिर उसे एक और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली, उसका लेफ्ट हैंड चीजें बनाता है और राइट हैंड उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है। एकदम क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का कॉम्बो मिल गया था उसके पास। तभी लोट आती है उसके रूम के डोर पर और फार्मा तुरंत ही सारी कंजोर्ड चीजें हटा देता है ताकि कुछ सस्पिशियस ना लगे। लोट बहुत ही एक्साइटेड होती है, मास्टर आपको मैजिक याद आ गया, ये तो मिरेकल है। फिर उसने एक और बात बोली जो कि फार्मा के लिए बहुत ही शौक लगी थी, आपको अपनी मेडिकल नॉलेज भी रिवाइज करनी होगी, क्योंकि लोट हमेशा डिनर टेबल पर सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। फार्मा का मुंह खुला का खुला रह गया, डिनर पर भी क्विज। लोट उसे ले जाती है एक लाइब्रेरी में जहाँ पर इतनी सारी किताबें थी कि देखते ही देखते फार्मा को लगा कि वो किसी बुक के टेम्पल में आ गया है। लेकिन जब उसने किताबें उठाकर देखी तो रियलाइज किया ये सब तो पुरानी दुनिया की मेडिकल नॉलेज है, सेंचुरीज पुरानी। इसका मतलब कि मैं इस वर्ल्ड में बहुत ही आगे आ गया हूँ। रात को डिनर टाइम आ गया। फार्मा डाइनिंग टेबल पर आया, थोड़ा नर्वस था। सभी फैमिली मेंबर्स उसे नॉर्मल लग रहे थे, पर वो अंदर ही अंदर टेंस में था। हर कोई उससे प्यार से पूछता है,
तबीयत कैसी है? बिजली के बाद सब कुछ ठीक है ना? फार्मा बस स्माइल करके हाँ में हाँ मिला देता है। फिर बात बात में उसके डैड ने उससे पूछ लिया वो गाइड बॉम्ब जो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया था उसका फॉर्मूला याद है ना? फार्मा ने एकदम से उसके कंपोनेंट्स लिस्ट करना शुरू किए, स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्रेस बाय प्रोग्रेस, और इतनी डिटेलिंग के साथ डैड भी बहुत ही शॉक हो गए। ये देखकर उसके डैड ने स्माइल किया और हाँ में सर हिला दिया। अच्छा है, लगता है कि बिजली ने तुझे स्टूपिड नहीं बनाया। फार्मा अंदर से फील करता है और फिर उसके डैड ने अनाउंस किया कल से तुम्हारी क्लासेस एलेनोर के साथ फिर से स्टार्ट होगी। फार्मा बस ये सोचता रह गया, मैजिक, मेडिसिन और ट्यूशन भी, ये दुनिया तो फुल सिलेबस के साथ आई। इसके बाद हम देखते हैं कि फार्मा के लिए नए दिन की शुरुआत ज्यादा स्मूथ नहीं थी क्योंकि उसकी पर्सनल ट्यूटर एलेनोर ने आती उसकी इंसल्ट कर दी, तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगते हो। फार्मा सोचता है आंटी क्या आपको सब कुछ दिख रहा है या फिर नहीं? दोनों आंखें और दिमाग का ट्रीटमेंट जरूरी है। और एलेनोर बस बोलते जा रही थी, तुम पहले मुझसे लेंस कहते थे, भूल गए क्या? फार्मा ने थोड़ा शांति से समझने की कोशिश की और लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद मेरी मेमोरीज थोड़ी हिल गई है। एलेनोर का मूड इंस्टेंटली सीरियस हो गया, तो डिवाइन आर्ट्स याद है ना कि वो भी चला गया। फार्मा ने थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहा, याद है मुझे सब कुछ। बस फिर क्या था, एलेनोर ने फार्माकोलॉजी का लेसन स्किप कर दिया और सीधा डिवाइन आर्ट्स का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। उसने बताया कि हर नोबल के पास एक गार्डियन डीटी होती है और एक स्पेशल डिवाइन आर्ट। तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई के लिए ओपेनिक थियोसी और मेरे पास हाइड्रोथियोस। फार्मा धीरे धीरे कनेक्ट कर रहा था जब उसने एक चीज नोटिस की, डिवाइन आर्ट्स के 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, सब के सब पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के डिवाइडेड, लेकिन एक नाम अलग सा लगा, नन। फार्मा ने तुरंत पूछा ये नन क्या होता है? एलेनोर ने घबरा कर बोला, नॉन का मतलब है नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट, पर वो 300 साल से किसी ने भी नहीं देखा, ये बहुत ही रेयर होता है। फार्मा बहुत ही क्यूरियस हो गया, मतलब अगर कोई हर चीज बना सके तो क्या वो गॉड होगा या फिर मोस्टर? एलेनोर ने सीधा जवाब दे दिया, वो गॉड ही हो सकता है या मोस्टर भी, और दोनों ही इस दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। फार्मा के दिमाग अभी भी इस थॉट में घूम रहा था कि एलेनोर उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले गई। वहाँ जाते ही उसने उस पर गुस्सा कर दिया, वांड कहाँ है तुम्हारा? फार्मा थोड़ा कंफ्यूज था, वांड? अरे यार वो तुम्हें रूम में ही छोटी सी जादू समझकर इग्नोर कर दिया था। एलेनोर फेस प्लेम कर लेती है और अपना बड़ा सा वांड निकाल कर उसे देती है, लो इसे यूज करो, स्पीयर ऑफ वाटर कास्ट करना है। फार्मा बहुत ही घबराते हुए उस वांड को पकड़ता है पर स्पेल याद ही नहीं आ रहा होता है उसको, तो एलेनोर ने खुद उसे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, अटैक नेम चिल्लाकर स्पेल कास्ट किया, एकदम मिड एनिमे सीन जैसा। फार्मा का रिएक्शन एकदम वाव वाला था। अब उसकी बारी थी। फार्मा ने लेक के पास खड़े होकर बॉडी स्ट्रेच की, स्पेल को इमेजिन किया और फिर बैम, एक जिग्नेटिक वाटर ड्रैगन निकला उसके हाथ से, इतना बड़ा कि वांड हाथ से छूट गया। वाटर का पावर कंट्रोल से बहुत ही ज्यादा बाहर जा रहा होता है और एलेनोर बहुत ही शौक में चिल्ला गई, तुम तो ब्रोकन हो, ऐसा कभी भी नहीं देखा। उसने तुरंत उसका बॉडी चेक करना स्टार्ट किया जैसे कोई बहुत ही सड़ गया हो रोबोट हो। स्पेल बिना इनकांटेशन के कैसे चल गया? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर एलेनोर को एक डाउट हुआ, तुम्हारी डिवाइन पावर कैपेसिटी क्या चेंज हो गई है? उसने तुरंत एक मैजिक वांड निकाला और उसके हाथ में दिया। जैसे ही फार्मा ने उसे पकड़ा, गेज फुल हो गया और क्रैक भी कर गया, और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि उसका डिवाइन पावर बिल्कुल कलरलेस था। एलेनोर की आंखों में डर था, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा गया। फार्मा बस ये सोचता रहा, मुझे लगा कि मैं एक डॉक्टर बनने आया हूँ पर ये तो शायद कुछ और ही बनने के लिए जा रहा हूँ। फार्मा की स्पेशल पावर्स को देखकर एलेनोर पहले से ही थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन जब उसने उसके हाथ में थियोस मार के देखा तो वो बिल्कुल घबरा गई। एलेनोर ने उससे तुरंत कहा, कभी भी किसी के सामने अपनी बॉडी का मेजरमेंट्स डिवाइस मत करना, चाहे वो तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। फिर उसने आज का लेसन यहीं पर खत्म कर दिया और वापस घर जाने लगी, लेकिन उसके चश्मे के बिना उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो संभालते हुए चल रही थी, तभी फार्मा ने उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ा और उसे आराम से घर तक ले गया। थोड़ी देर बैठने के बाद माहौल थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। फिर फार्मा ने थोड़ा फनी बनने की कोशिश की, एक अजीब सी पोज बनाई और बोला, इस पोज को ट्राई करो कभी भी। एलेनोर को कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन उसने ट्राई किया और उसे एक्चुअली थोड़ा क्लियर दिखने लगा। फार्मा ने भी वो पोज दोबारा किया, लेकिन इस बार उसने देखा कि एलेनोर के हाथ में कुछ ग्लो कर रहा है। उसने तुरंत एलेनोर का हाथ पकड़ा और पूछा, तुम्हें ये चोट कब लगी? अरियान थोड़ी हैरान थी, उसने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? फार्मा ने बताया, जब भी बीमारी होती या फिर चोट होती है वो ब्लू कलर में ग्लो करने लगती है और जब वो ठीक होती है तो वो व्हाइट बन जाती है। ये सुनकर एलेनोर का चेहरा बिल्कुल झट पड़ गया। उसने डरा हुआ चेहरा बनाकर कहा, सिर्फ एक पैनिक थी हुई ऐसा कर सकता है और तुम तो इंसान लगते ही नहीं हो। वो धीरे धीरे उससे पीछे हटने लगी और तब उसने देखा कि फार्मा की कोई परछाई है ही नहीं। बस फिर क्या था, एलेनोर जोर से चिल्लाने लगी, वो घबरा गई थी, हाथ जोड़कर फार्मा से माफी मांगने लगी, प्लीज मुझे कुछ भी मत करना, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। फार्मा ने उसे उठाना चाहा लेकिन वो भाग गई और अगले दिन फार्मा के पापा ब्रूनो उससे कहते हैं कि एलेनोर को बहुत ही तेज बुखार है और वो उससे पढ़ाने के लिए नहीं आएगी। जब फार्मा ने पूछा क्यों, तो वो क्या बताता कि उसकी पॉस ने उस बेचारी को डरा दिया। फिर ब्रूनो ने उसे एक लेटर दिया और बोला कि ये एलेनोर को दे देना, लेकिन रास्ते में फार्मा को लगा कि ये पोषण एक सिर्फ
सिर्फ एनर्जी ड्रिंक है, एलेनोर के बुखार के लिए नहीं। तो उसने खुद से एक नया ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया। जब वो एलान के घर पर पहुंचा तो उसके सामने एलान की फुल बॉडी आर्मर में निकली थी, हाथ में तलवार लेकर बोली, क्या तुम मुझे चुप कराने के लिए आए हो? क्या तुम मुझे मार डालोगे? फार्मा ने तुरंत अपने हाथ ऊपर किए, मेरे पास वांड नहीं है और मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर के बाद एलान शांत हुई और हेलमेट उतारा और उसकी बात सुनी। फार्मा ने कहा, ये लेटर पापा ने भेजा है और पोषण भी, पर तुम्हें जरूरत है असली ट्रीटमेंट की। फार्मा ने उसे अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया और एक बाम भी उसके हाथ के लिए, लेकिन एलान अब भी डरी हुई थी। उसने बाम को भी पॉइजन समझ लिया। फार्मा ने थक कर बोला, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे चाहिए कि तुम मेरी ट्यूटर बनो, मुझे तुमसे सीखना है। पर एलान ने आंसू भरी आंखों से कहा कि तुम तो खुद एक पैनिक थियोस हो, तो तुम्हें ट्यूटर की क्या जरूरत है? फार्मा को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एलान तो सीधा उसके सामने घुटने पर बैठ गई, जैसे वो कोई दासी हो, सिर्फ उसका हुक्म मानने के लिए बनी हो। और रोती हुई उससे प्रोमिस करती है कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन फार्मा ने अपना फुल रिज लोड मोड ऑन कर दिया। थोड़ा इमोशनल होकर बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है अपनी जिंदगी में। एलान थोड़ी कंफ्यूज हो गई, उसने गलत मतलब निकाल लिया। फार्मा ने तुरंत क्लेरिफाई किया कि मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत है, तुम्हारे शरीर की नहीं। फिर उसने बताया कि उसके पास डिवाइन आर्ट्स के बारे में कोई किताब नहीं है, उसके फैमिली लाइब्रेरी में भी नहीं, और एलान ही एक ऐसे इंसान है जो उसकी पावर्स को समझने में मदद कर सकती है। लेकिन फार्मा ने ये भी कहा कि मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। फिर उसने एक सुंदर सा फूलों का बुकेट निकाला और उसके समर्पण के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। एलान के हाथ में फूल देखकर फार्मा वहाँ से चला गया और जाते वक्त सिर्फ इतना बोला, मुझे इतना भी प्यार मत कर लेना। उस दिन रात एलान ने फार्मा की दी हुई मेडिसिन को ट्राई किया, लेकिन वो पाउडर के फॉर्म में थे और उस जमाने की मेडिसिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक बात आई, पैनिक थियोस का हिंसा का देवता नहीं था, बल्कि एक शांति और दयालु देवता था। उसने डिसाइड किया कि वो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेगी। अगले दिन जब वो फार्मा से मिली तब भी उसने वो आर्मर पहना हुआ था, जस्ट इन केस फार्मा उस पर कोई स्पेल न मार दे। लेकिन इस बार उसने कामली कहा, मैं वापस से तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर तुम अपने पावर से कंट्रोल के बाहर हो गए तो दोस्त मुझे ही मिलेगा। उसने फार्मा का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि तुम्हारे दिए हुए व्हाइट पाउडर ने मुझे पहले दिन ही ठीक कर दिया। ब्रूनो के पोषण से भी बहुत ज्यादा फास्ट। और फिर शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग। वो दोनों एक सुनसान आइलैंड पर आ गए जहाँ पर कोई नहीं रहता था, सिर्फ सेफ्टी के लिए, और पूरा दिन ट्रेनिंग करते रहे, या फिर ये कह लो बॉन्डिंग भी होती गई थोड़ी सी। वापस महल में फार्मा ने डिवाइन आइज का यूज करना शुरू कर दिया, सर्वेंट्स पर प्रैक्टिस करके। उसने देखा कि अगर कोई रोशनी पूरी तरीके से गायब हो जाए तो इसका मतलब है कि बीमारी का परमानेंट इलाज पॉसिबल है, और अगर रोशनी हल्की पड़ती है तो इसका मतलब वो सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। फार्मा ने एक और पावर का यूज किया, लोन लोड, जिसमें वो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है जो कि टाइम में पॉसिबल नहीं थे। उसका प्लान सिंपल था, अगर कल को लोग मुझे भूत या जादूगर समझ के जलने लगे तो कम से कम मेरी वैल्यू इतनी होगी कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने हर बीमारी का इलाज बनाना शुरू कर दिया और इतना काम में उलझ गया कि अपने आप को भी भूल गया, जैसे वापस अपनी पुरानी लाइफ में जी रहा हो। और जब उसने एलान के एक्जिमा के लिए उसे बाम बना कर दिया तो एलान इतनी खुश हो गई कि उसने बोला, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ। लेकिन फार्मा ने उसे कामली कहा, मेडिसिन वो चीज होती है जो कि सबको नहीं बताई जाती, हर किसी का ट्रीटमेंट अलग होता है। और उसके बाद वो चला गया हर स्टाफ के हाथ में उसकी प्रॉब्लम का इलाज थमाकर। जब फार्मा ने लोट से पूछा कि लॉन्ड्री वुमेन ने उसका गिफ्ट लेकर क्यों दे दिया, तो लोट ने जवाब दिया, हमें कभी भी अपने नोबल मास्टर से कभी भी कोई गिफ्ट नहीं मिलते, ये पहली बार हुआ है। फार्मा को थोड़ा समझ नहीं आया, उसने तो बस एक सिंपल से गिफ्ट दिया था। लेकिन लोट ने बताया कि नोबल फार्मासिस्ट को कॉमनर्स की मदद नहीं करनी चाहिए थी। इस बात ने फार्मा को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि ये सब रियल वर्ल्ड में कितना अलग है। फिर भी उसने फील किया कि ये गलत है और कुछ करना चाहिए, जैसे कोई असली मेडिसिन बनानी हो जो कि सबको आसानी से मिल सके। अगले दिन लंच के वक्त वो एक ठंडी सी रूम में आ गया जहाँ पर सबके चेहरे उदास थे। ब्रूनो ने बताया कि ब्लैंची को चिकन पॉक्स हो गए और फार्मा को ये सुनकर थोड़ा शौक लगा क्योंकि वो जानता था कि चिकन पॉक्स और पॉक्स का मर्ज होना एक अनयूजुअल चीज थी और ये कोई कैनेडियन डेलिकेसी नहीं थी। उसने सोचा कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में चिकन पॉक्स कैसे आ सकता है, और ब्लैंची को तो चांस मिलना चाहिए था क्योंकि वो भी बहुत ही छोटी थी। ब्रूनो ने सबको बोला कि ब्लैंची से 3 हफ्ते तक दूर रहना चाहिए ताकि वायरस ना फैल जाए। लेकिन फार्मा को तो छुट्टी मिल चुकी थी क्योंकि वो पहले से इस बीमारी से गुजर चुका था और इम्यून हो चुका था। जैसे ही ब्रूनो जाने लगा, फार्मा ने देखा कि वो खांसी कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो तुरंत अपने लेबोरेटरी आ गया, चिकन पॉक्स का इलाज तैयार करना शुरू कर दिया। ये इलाज थोड़ा ट्रिकी था, इसलिए थोड़ा वक्त लगा जब तक कि कंजरिंग काम नहीं कर गई। फिर वो ब्लांचे के कमरे में आ गया जहाँ पर वो छोटी सी लड़की थोड़ी सी बेचैन थी और उसके चेहरे पर सारे अंकल एक्सपासेस चिकन पॉक्स का दाग थे। ब्लांचे ने बोला, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन फार्मा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आया हूँ। ब्लांचे ने तुरंत प्रोटेस्ट किया क्योंकि हर बच्चे की तरह उसे भी दवाई से बहुत ही नफरत थी। फार्मा ने दवा को मुकेन यानी कि एक स्वीट ड्रिंक में डालकर मिक्स करके उसे पीने को कहा, पर उसे याद आया कि ब्रूनो ने कहा था कि चिकन पॉक्स का कोई भी इलाज नहीं है। तो वो बेचारी लड़की बोली, आपने जो लाइब्रेरी में किताब देखी थी उसमें किस तरह का इलाज लिखा था, क्या ये सच है? फार्मा को लगा कि उसने कुछ गलत बोला, लेकिन उसने बस ये कहा, ये हमारा छुपा हुआ राज होगा, समझी? फार्मा ने उसकी उंगली देखी और कहा, ये वायरस ना फैलाओ, समझी? पर यहाँ तो वायरस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ब्लांचे ने पूछा, वायरस ये क्या होती है? फार्मा ने इसे एक गोश्त की तरह समझाया, लेकिन इससे ब्लांचे थोड़ी डर गई। फार्मा उसके साथ रहा और धीरे धीरे ब्लांचे को ये
लगने लगा कि फार्मा बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, जो कि उसे और भी ज्यादा अच्छा लगा। उसके दिल में वो फार्मा को और ज्यादा पसंद करने लगी और फार्मा को अपनी पुरानी जिंदगी में अपनी बहन याद आने लगी। कुछ दिन के बाद ब्रूनो को ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि ब्लैंचे बहुत ही जल्दी ठीक हो गई थी। वो शौक था, लेकिन फार्मा जानता था कि उसकी सीक्रेट मेडिसिन ने काम कर ही दिया। जब उसने पूछा कि कुछ खास हुआ है क्या, तो उसने कहा कि ये एक राज है। बाद में लैब में फार्मा ने आखिर ये सब कंक्लूड किया कि वो बिल्कुल अब नॉर्मल है। एक आइस गाय के लिए भी प्रोटेस्ट सिर्फ ये नहीं है कि वो चीजें कुछ भी बनाने की क्षमता रखता था, और वो एक मोकिंग MRI मशीन था जिसका दिमाग सब कुछ मैग्नीफाई कर सकता था। उसका कोई साया भी नहीं था, जो कि सच में बहुत ही स्पोकी था। फिर वो कैजुअली एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाता है। जब वो अपनी जीनियस का तारीफ करता है, तब उसका बटलर जिसका नाम सेबास्टिन था उसे बुलाता है और उसके डैड के ऑफिस में। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो ब्रूनो उससे कहता है कि अपने सामान को तैयार कर ले, क्योंकि उनकी जरूरत है तुरंत इम्प्रेस के लिए। इस दौरान ब्रूनो की खांसी बढ़ रही थी और वो बताता है कि एम्पियस की तबीयत अचानक से बहुत ही सीरियस हो गई है। वो अपनी डिवाइन आइस का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया था। इसलिए उसने पूछा कि इम्पीरियस को क्या हो गया, लेकिन ब्रूनो ने कहा ये एक राज है और उसने तैयार होने को कहा। कैसल में हार्डकोट, फिजिशियन, क्लाउड और इधर उधर घूम रहा था। जब ब्रूनो फार्मा के साथ अंदर आता है, जैसे ही वो अंदर आते हैं सभी अरिस्टोक्रेट्स रूम में थे और कोई फ्यूनरल हो रहा था, और ब्रूनो ने एम्प्रेस को ग्रेट किया फार्मा के साथ। पता चला कि वो काफी यंग थी और उसका नाम क्वीन एलिजाबेथ था। ब्रूनो ने अपना काम शुरू किया, जबकि फार्मा उसका असिस्टेंट बनकर बैठा था और रास्ता भी नहीं रोक रहा था। वो देख रहा था कि ब्रूनो ने ब्लड का सैंपल लिया और उसे मैजिक के थ्रू एक्समाइन किया, और फिर दूसरे फिजिशियंस के साथ मिलकर बैठ गया। उसने सुना कि वो बातें कर रहे थे स्टार्स के बारे में कि कैसे उनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी। फिर भी ब्रूनो ने कुछ नंबिंग पोशंस बनाए और वो इतनी ज्यादा हाई हो जाए कि कोई भी दर्द महसूस न हो। एम्प्रेस ने उसे सच बताने की रिक्वेस्ट की, लेकिन ब्रूनो ने उससे कहा कि उसे जानने की कुछ उम्मीद भी नहीं थी, और फिर वो उसे पोर्ट स्मोक करवाया। सबके एक्शंस को देखकर लगने लगा था कि उन्होंने हार मान ली, और इस पर फार्मा का गुस्सा बढ़ गया। तो फार्मा ने अपने डिवाइन आई का इस्तेमाल किया और एम्प्रेस को स्कैन किया। जब उसे पता चले कि उसे लंग कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस और कई बीमारियां थी जो कि लोगों को मार डालती है। वो सोच रहा था कि उसके इलाज के मेडिसिनल कंपाउंड इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे परफेक्टली बनाया जाए तो भी ये इम्पॉसिबल हो सकता है। तभी प्रिंस अंदर दौड़ा अपनी माँ की तबीयत ठीक करने के लिए। उसे देखकर सभी का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पर फार्मा ने अपना हौसला इकट्ठा किया और आगे बढ़कर एम्प्रेस से कहा कि उसका इलाज करने की इजाजत दे। ब्रूनो ने उसे रोका ताकि वो अपने परिवार को शर्मिंदा ना करे, लेकिन एम्प्रेस ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो अपने डिवाइन आर्ट्स के थ्रू ये महसूस करती है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए उसने उसे इलाज करने की इजाजत दे दी। वो तुरंत अपने आप को लैब में बंद कर लेता है और 4 दवाइयां इकट्ठा करता है जो कि एक दूसरे के साथ चलेगी। जैसे वो इन्हें अपने दिमाग से एक के बाद एक कंजर करता है, ब्रूनो अचानक अंदर घुस जाता है और उसे ये मैडनेस करने से रोकता है और जोर से कहता है, लेकिन फार्मा ने उसे मना किया। वो कहता है कि ट्यूबरकुलोसिस का कोई इलाज नहीं है, और ये बात फार्मा को शॉक कर देती है, क्योंकि ब्रूनो बिना किसी खास मदद के सही डायग्नोस कर सकता था। ब्रूनो को अब भी लगता है कि फार्मा झूठ बोल रहा था और एम्प्रेस को उम्मीद भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फार्मा ने उससे कहा कि उसे भी दवाई लेनी पड़ेगी। फिर वो अपना काम जारी रखा। तभी ब्रूनो ने उसे पीछे से मारने की कोशिश की और उसे रोकने के लिए वायलेंस का सहारा लिया। फार्मा ने रुकने से मना कर दिया, जो ब्रूनो को और गुस्सा दिलाता है और वो फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार फार्मा ने आइस के टुकड़े रोक दिए और एक मोटी सी आइस की दीवार बनाई जो कि रूम को 2 हिस्सों में बांटती गई। ब्रूनो ने देखा कि फार्मा ने ना कोई वांड का इस्तेमाल किया और ना ही कोई जादू का, तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन फार्मा ने उससे कुछ भी नहीं कहा। फिर उसकी नजर फार्मा की नई मेडिसिन वाले बुक पर पड़ते, जिसे उसने एक नजर डाली। तो फार्मा ने उसे ऐसा कहा कि वो इन मेडिसिन को अपने सपने में देखता था जब बिजली ने उसे छूना चाहा। तो पुराने आदमी ने उसका होली मार्क देखा, तो उसने सोचा कि ये एक पैनिक थियोस की ब्लेसिंग है, जो कि ब्रूनो को सरप्राइजिंगली अच्छा लगा। फार्मा ने फिर ब्रूनो से कहा कि उसके लिए बनाए गए इलाज को अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए अपनाए, लेकिन ब्रूनो ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे अपने शब्दों का जिम्मेदार होना पड़ेगा और एम्प्रेस की उम्मीद पर खरा उतरना होगा। ये सुनकर ब्रूनो आइस वॉल को हटा दिया, जो कि एक बहुत ही शौक था, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर सकता था। बस वो फार्मा के बीच का फर्क देख रहा था, जो कि पहले से जानता था कि और जो उसके सामने था। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? फार्मा ने बस इतना कहा, मैं आपको पूरा पिता समझता हूँ। फिर वो अपने चेहरे को छुपाकर क्राउड की तरफ चला गया, जैसे कोई सस्पिशियस सर्जन हो। जब वो एम्प्रेस को दवा देने के लिए गया तो क्लाउड ने ब्रूनो से कहा कि अपने पागल बेटे को रोको, लेकिन ब्रूनो ने जवाब दिया कि फार्मा उससे आगे निकल गया होगा, हो सकता है। आगे चलकर फार्मा ने अपने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके एम्प्रेस को उसके लंग्स के अंदर नाच रहे कुछ छोटे क्रिएचर्स दिखाए। एम्प्रेस ने फिर क्लाउड से कहा कि वो भी देखे, और फिर वो सभी लोग अपने तरीके से एक नई डिस्कवरी देखते हैं। फार्मा ने बताया कि इन्हें ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया कहते हैं और कैसे ज्यादातर बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होती है। उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद उसने ये भी कहा कि उसे एम्प्रेस को रोजाना 6 महीने तक ऑब्जर्व करना होगा, और उसने अपनी जान इस टेस्ट में लगा दी और फिर अपनी डेगोस पीने गया, और एम्प्रेस ने भी उसके बाद वही किया। उसके बाद फार्मा ने पूरी ताकत के साथ कहा कि ट्यूबरकुलोसिस अब एक इनक्यूरेबल डिसीज नहीं रहेगा, और दोनों घर की तरफ वापस जा रहे थे कैरेज में बैठकर। वो ऑकवर्ड साइलेंस ब्रूनो को पुरानी यादों में ले गया जब फार्मा छोटा था, और कैसे उसने हमेशा उसे एक सोन टू बी फिजिशियन समझा था बिना किसी उसकी नॉर्मल लाइफ की परवाह किए, जब तक कि देवताओं ने उसे अपने टारगेट प्रैक्टिस नहीं बनाया। उसे पता था कि वो कोई और था, लेकिन फार्मा का बेटा नहीं।
नहीं था। जब दोनों कैरी से उतरते फार्मा ने वही दवाई ब्रूनो को दी और उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो पैनिक थी। उसकी इच्छा थी। फार्मा ने फिर उससे कहा कि फार्मासिस्ट बनने का कुछ पता नहीं, बस उसे एक चेस्ट स्किल मिल गया। इसलिए ब्रूनो ने उससे कहा कि वो उसका मार्गदर्शन करे और दोनों इस फैसले पर हाथ मिलाते हैं जैसे कि एक जेंटलमैन होते। 3 महीने बीत जाते। फार्मा और ब्रूनो एक पैरामिस्ट के रूप में अपना रिश्ता बनाया। ये वक्त उनके लिए आइडियाज और ज्ञान का आदान प्रदान करने का था, जहाँ दोनों को एक दूसरे का साथी बना दिया। ब्रूनो ने बताया कि प्रसिद्ध डॉक्टर टर्बुकुलोसिस का इलाज के बारे में पूछ रहा था, लेकिन फार्मा ने कहा कि अभी के लिए वो इससे नहीं बना सकता था। ब्रूनो ने कहा कि वो पहले ही उस आदमी को भेज चुका था क्योंकि इलाज तैयार हो चुका था। फेनिक्थियोस और उसकी डिवाइन आर्ट्स की वजह से फार्मा को वहाँ रुकना पड़ा और उसने ये बताया कि वो इलाज की रेसिपी फ्यूचर में तभी अवेलेबल करेगा जबकि वो मैजिक के बिना इसे बना पाएगा। ब्रूनो ने समझा कि वो फेनिक्थियोस की इच्छा से चल रहा है और उसने ये मान लिया क्योंकि वो पुराना आदमी का सॉफ्ट स्पॉट था। ब्रूनो ने कहा कि उसके तरीके हार से जैसे लग रहे होंगे जो उनकी जान को खतरे में डाल देंगे, चाहे वो परक्रिमिस्ट हो या फिर नोबल। आगे चलकर ब्रूनो ने फार्मा को बताया कि उन्होंने ये पता लगाया था कि एम्प्रेस को जानबूझकर उनकी बीमारी से इन्फेक्टेड किया गया था, लेकिन फार्मा ने कहा कि ये मुमकिन नहीं क्योंकि एक्सपोजर के बाद बीमार होने के चांस सिर्फ 10% था। फिर से ब्रूनो ने उसके शब्दों को डिवाइन नॉलेज समझा और वो अपने आप को वहाँ से गायब कर गया। जब फार्मा चला गया ब्रूनो ने उसकी डिटेल एनालाइज पर नजर डाली जो उसे कैसल में एक हेरेटिक की याद दिला रही थी जो रिसर्च में पागल हो गया था। तभी उसकी मुलाकात लॉर्ड नोहाव से हुई जो उसे एक कोने में खींचकर ये बताने लगा कि एम्प्रेस उसे अपनी जिंदगी बचाने पर एक इनाम देना चाहती थी। नोहान ने उससे ये पूछा कि क्या उसे कुछ खास चाहिए, लेकिन फार्मा ने कहा कि वो ठीक है। लेकिन नोहान ने ये कुछ भी नहीं सुना और उसने ये समझाया कि वो एक बड़ा नाम बन चुका है। उसने फार्मा को पैसा या फिर कैट एंड गर्ल्स की रिम्स देने का ऑप्शन दिया, लेकिन फार्मा का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक था। काफी दबाव के बाद फार्मा ने कहा कि वो अपना फार्मेसी खोलना चाहेगा। ये सभी लोगों के लिए ओपन था और नोआ बस उसे बेकार नजरों से देख रहा था जैसे उसने एक ब्लैंक चेक उछाल दिया हो। ये सब भावनाओं से भरा था। रानी के कमरे में उसने उससे कहा कि उसकी दवाई काम कर रही है क्योंकि वो अच्छा महसूस कर रही थी, पर उसने जवाब दिया कि उसे एक चमत्कारी दवा पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। रानी समझ गई थी कि वो सिर्फ उसे सावधानी बरतने के लिए कह रहा है, तो उसने थोड़ा मजाक बनाते हुए कहा कि तुमने जो किंगडम के बेस्ट फिजिशियंस के सामने दवा के बारे में बहुत ही बड़ा वादा किया था, वैसे ही तुमने मेरे इलाज का बहुत ही बड़ा दम धमाका किया था। फिर वो थोड़ा और बताने लगी कि कैसे सब लोग उसके टूटने के बाद उसकी मौत के बारे में सोच रहे थे और कैसे उसके राजा होने का कोई मतलब नहीं था। उसने सोचा कि वो फिर से राजा बनने के लायक नहीं थी क्योंकि कुछ समय तक वो बेकार और बेबस लग रही थी, पर फार्मा ने इस बात को गलत बताया। उसने याद दिलाया कि उसका बेटा लुइस अभी भी अपनी माँ की इज्जत रखता है और जैसे सब लोग उससे किंगडम में जरूरत रखते हैं। फार्मा ने जैसे ही उसे अपने पर विश्वास दिलाया वो अपने आप को फिर से उठा हुआ महसूस करने लगी। जैसे ही फार्मा गया उसने कहा कि दोनों ने मौत का सामना किया एक बार और अब दोनों को अपनी जीने की जिंदगी और बेहतर बनानी चाहिए। कुछ महीने के बाद जब एम्प्रेस को लेडी ब्रिट से बिल्कुल ही बदल चुकी थी, उसने ब्रूनो को बुलाकर अगले दिन उसे एक पत्र लिखा। ब्रूनो ने फार्मा को अपने साथ एक सही नोबल की तरह दिखाया। फार्मा को लगा कि वो थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने अपने आप को याद दिलाया कि वो एक आर्कड्यूक का बेटा है। जब वो रॉयल हॉल में गया तो क्वीन ने उसका स्वागत किया और फिर ब्रूनो को नए इलाज का अभिषेक दिया जो कि दवाओं और जड़ियों से भरा हुआ था। फार्मा का नाम बुलाया गया, लेकिन उस इडियट को लगा कि वो कोई गलत फहमी में। फिर उसने घुटने टेक दिए जब उसे अपरेशन से रॉयल फिजिशियन बनने का आदेश दिया गया। जब वो हैरान था ब्रूनो ने उसे एक सच्चाई दिखाई, उसे एक बैज भी दिया गया और एम्पेरियस ने उसे एक रॉयल कैपिटल में अपना परिचय खोलने की इजाजत दे दी। उस दिन दोपहर के कई इंजीनियर्स उसके घर पर आए और फार्मेसी के लिए स्पाइस मांगने लगे, लेकिन फार्मा ने कहा कि वो तैयार नहीं है। इंजीनियर्स ने कहा कि अगर वो तुरंत डायरेक्शन नहीं दे सकते तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। खुशकिस्मती से एलन ने मदद की और फार्मा को समझाया कि उसके पास और भी चॉइस नहीं थी, तो उसने अपने दिमाग में जो ब्लूप्रिंट सोचा था उसे बनाया। कुछ महीनों के बाद बिल्डिंग रेडी हो गई और चीफ इंजीनियर्स ने उसे पूछा कि साइन पर क्या नाम होना चाहिए। जब सब नाम पर डिस्कस कर रहे थे तभी वो बूढ़ा इंजीनियर ने उसे सोचकर कहा कि पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी नाम रखा जाएगा। एलन को ये काफी अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा कि ये सब बस एक गलत फहमी है। उसने ये भी कहा कि इतना मीठा नाम परमेरिस्टिक गिल्ड को उससे तैयार करने से नहीं रोकेगा। और जैसे ही वो लोग बात कर रहे थे तभी घबराया हुआ बिजनेसमैन आया और उसने एस्टेब्लिशमेंट के मालिक को बुलाया। जब फार्मा ने कहा कि वो ही मालिक है, उसने अपना परिचय दिया। मैं वीरोन हूँ, फार्मास्यूटिकल गिल्ड का मास्टर, और ये फार्मा है। वीरोन ने आगे अगर कहा कि गिवेन फार्मा का उम्र और उस से मिठाई बेचने वाला होगा, पर फार्मा ने शांति से डोलेन को संभाला और वीरेन को प्रोस्टेटिक्स ट्रीटमेंट को हमारे तरीके से हैंडल किया। उसने बहुत ही स्टाइल तरीके से पूछा कि क्या तुम्हारे दाम महंगे होंगे, पर फार्मा ने कहा कि वो दवाई बहुत ही अफोर्डेबल रखना चाहता है, जिसने वो कॉन्स्टिपेटेड इडियट को गुस्सा कर दिया। लेकिन फिर एलन ने बेइज्जत करते हुए उस ब्लड बैंक को अपनी जगह दिखाई और वो तुरंत वहाँ से चला गया। जब वो शॉप में फिलहाल चेक करने गए, फार्मा को ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि कोई अकाउंटिंग हैंडल करने वाला नहीं था, तो उसने खुद ऑफर किया। लेकिन फार्मा ने ब्लड एक्सप्रेशन के साथ कहा कि वो बच्ची है। जब उसने
उसकी मदद लेने से मना किया तो वो रोना शुरू कर दिया और उसने अपनी मदद करने की रिक्वेस्ट की। फार्मा ने फिर वादा किया कि वो उसे छोटे काम करने की इजाजत देगा। उसके बाद उसने जिंदगी का सबसे बड़ा दुख महसूस किया, जैसे नोबेल प्राइज जीत लिया हो। जब वो शाम को घर आए उसने देखा कि सब लोग आंसू भरे होते हैं। जब कैड्रिक ने बताया कि उसे रिटायर होने को कहा गया है, सबको ये बहुत ही अजीब लगा क्योंकि वो हमेशा से स्टेट के फाइनेंसेस को बहुत ही अच्छे से संभालता था। लेकिन कैड्रिक ने कहा कि शायद से लॉर्ड को उसके नी की चिंता थी जो अब तक ठीक नहीं हो रहा था। फार्मा ने वादा किया कि उसके नी को ठीक कर देगा अगर वो अपने फार्मेसी में काम करेगा। वो दोनों इस बात से बहुत ही सहमति थी। फिर वो ब्रूनो से बात करने के लिए गया, जिसने कहा कि वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि उसने कैड्रिक को निकाल दिया था। ब्रूनो ने उसे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सोना दिया, कह कर कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। जैसे ही वो बात कर रहा था, फार्मा को समझ में आया कि ब्रूनो ने कैटरिंग को इसलिए अवेलेबल कर दिया ताकि वो उसे अपनी फार्मेसी में हायर कर सके, लेकिन वो सब लोग इस बात से टाल रहे थे। फिर भी फार्मा ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया उनकी सोच के लिए। कुछ हफ्तों के बाद लेकिन फार्मा की फार्मेसी उतनी खाली नहीं थी जितनी मेरी जिंदगी ब्रेकअप के बाद थी। वो सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है ताकि सिचुएशन बेहतर हो सके, लेकिन एलन ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि आम लोग यूजुअली लोकल फार्मेसिस्ट में जाते हैं जबकि नोबल्स अपने फार्मासिस्ट को घर बुलाते हैं। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि लोग क्यूरियस हो रहे हैं, लेकिन कोई भी लोन जैसे दिखते हुए स्टेबलिशमेंट में कदम रखना नहीं चाहता था। तभी ये ग्राउंड टेबल मीटिंग के दौरान फार्मा ने कहा कि वो आम लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन लोग उसके स्टेबलिशमेंट को जैसे एक साइक वर्ड समझ रहे थे। तभी लोग कुछ पेपर के साथ अंदर आती। उसने एक सर्वे के बारे में बताया जो उसने रिसेंटली 100 लोगों से किया था। फिर उसने उस सर्वे का फॉर्मूला रिपोर्ट जैसा पढ़ना शुरू किया, जिससे कि सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। सर्वे के 50% रिस्पॉन्स में कहा गया था कि एंट्रेंस पर लगा रॉयल सील उन्हें डर से काफी डराता था। दूसरे ग्रुप्स ने कहा कि उन्हें नोबल के आसपास कैसे बिहेव करना चाहिए यही नहीं पता, इसलिए वो दूर रहना पसंद करते थे ताकि कुछ अजीब गलती ना कर बैठे, जैसे ज्यादा जोर से सांस लेना। कुछ लोगों ने कहा कि एंट्रेंस पर खड़े नाइट्स उन्हें डराते थे। और लास्ट में कुछ लोगों का ये सकता है कि एक बच्चा एक स्टेबलिशमेंट्स को चलाए। ये कैसे हो सकता है? ये लगता है कि एक बस सिंपल प्रॉब्लम है जो स्टोर को स्टेट कैपेबिलिटी मिलते ही सोल्व हो जाएंगे। वो उन्हें अपने स्ट्रेटेजी को अपडेट करते हुए गिलास के प्राइसेस को बदलने का फैसला किया। उस दिन दोपहर को मिस्टर जन कुछ मिठाई लेने के लिए आए और उन्होंने मिरेकल वाटर पीने का एक मौका मिला। नेचुरली उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो चाहते थे कि लोग और भी उन्हें विजिट करें। फार्मा ने सोचा कि जिन एक सोलर है और उन्हें विटामिन सी कैंडिडेट्स बेचने की कोशिश की ताकि वो सर्विस से बच सके, लेकिन जिन ने कोई एक्सक्यूज देकर स्टोर को छोड़ दिया। जब फार्मा ने उसका पीछा किया और बाहर निकला, उसने देखा कि जिन कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहा था और तब उसने अपनी आंखों से देख लिया कि वो ट्रैवलिंग क्लाउन्स थे जो एक्चुअली उसके माँ बाप का बेकार डिस्क्यूज था। जब वो अंदर आए तो उसकी एनपीसी माँ ने कुछ और कहा, लेकिन फार्मा ने उसे इग्नोर किया और पूछा कि वो लोग चुपके से क्या कर रहे थे। उसकी माँ ने कहा कि वो बस दिखाना चाहते थे कि वो ब्रूनो के साथ कैसा कर रहा है, और फिर उसने फार्मेसी का टूर लेने की रिक्वेस्ट की। फार्मा ने उन्हें सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर दिखा जहाँ पर गुड्स डिस्प्ले में थे और एक लैब और एक वेटिंग रूम थी। अगले फ्लोर पर एग्जामिनेशन रूम था और पेशेंट्स के लिए चिल करने का स्पेस भी था। तीसरे फ्लोर पर वर्कर्स के लिए बहुत ही चीजें थी जो कि किचन था, जबकि लास्ट फ्लोर पर उसका पर्सनल रिसर्च स्पेस था जहाँ पर वो नए ड्रग्स डेवलप कर सकता है। टूर के बाद ब्रूनो ने कस्टमर ट्रैफिक के बारे में पूछा। नोट किया कि काफी नोबल्स दिख रहे थे लेकिन कोई भी कॉमनर उसके पास नहीं आया। फार्मा ने उदासी से बताया कि उसने कॉमनर्स के साथ कोई भी लक नहीं मिला, तो उसकी माँ ने सजेस्ट किया कि वो अपने प्रोडक्ट में कॉस्मेटिक ऐड करें क्योंकि ये तुरंत ही हिट हो सकता है और शायद से कॉमनर्स को भी अफेक्ट करे। मन इनसिक्योर और अगली लोग सबसे आसानी से मैनिपुलेट किए जाते। फार्मा ने सोचा। उसने इमोशनल डैमेज का फील किया और उसने सोचा कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में कभी भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया था। फिर भी उसने डिसाइड किया एक और ट्राई देने का सोचा और अपनी माँ से पूछा कि वो क्या सजेस्ट करती है। उसकी माँ ने कहा कि वो स्किन प्रोडक्ट चाहती जिसमें कि फ्रेग्रेंस हो, लेकिन ब्रूनो ने तुरंत कट आउट कर दिया। उसने कहा कि कभी भी व्हाइट फेस पाउडर मत बनाना। इस बात पर उसकी वाइफ ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया क्योंकि वो व्हाइट पाउडर को उसके कहने पर अवॉइड कर रही थी। लेकिन ब्रूनो का ये मानना था कि जो लेडीज ऐसे डाइस का यूज करती है वो जल्दी बेकार हो जाती है अपने अनुभव से। फार्मा को ब्रूनो की ऑब्जर्वेशन काफी प्रभावित कर गई क्योंकि जो व्हाइट पाउडर की बात कर रहे थे वो आमतौर पर लीड और मर्करी कैलोरेट से बना होता है जो कि बहुत ही हेवी मटेरियल्स है और जब वो शरीर में ऑब्जर्व होते हैं तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ब्रूनो ने ये भी कहा कि शहर की लेडीज अपने चेहरे को डोल जैसा गोरा दिखाने के लिए ब्लड लेडीज तक करवा सकती है। ये पूरी तरीके से बेवकूफी थे और अपनी मासूम वाइफ को ऐसे कुछ करने से रोकने के लिए ब्रूनो ने उससे कहा कि वो बोयम से बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर उसकी वाइफ का चेहरा शर्म से बहुत ही लाल पड़ जाता है। तभी अचानक से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और वो फार्मा से पूछते हैं कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसकी लेडी बेचैन थी और क्रिटिकल कंडीशन में थी। तुरंत फार्मा ने अपना काम छोड़ा और उस आदमी के साथ उस जगह तक चला गया जहाँ पर वो लेडी थी। उन्होंने बीच में रुकने की कोशिश की लेकिन जब उन्होंने रॉयल बैच को देखा तो उन्होंने अंदर जाने दिया। कैरेज के अंदर फार्मा ने देखा कि एक धुंधी हुई लड़की थी जो कि बहुत ही बेजान लग रही थी, जैसे किसी पुराने रिश्ते ने उसे बहुत ही झुंझुदा हो। फार्मा ने अपनी आंखों से उसका पूरा बॉडी चेक किया लेकिन उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं मिली। बस उसने देखा कि उसके वेनिस पर कुछ कट्स हैं जो ब्लड लेटिंग का इंडिकेशन दे रहा था जो कि किसी प्रोफेशनल ने की थी। फार्मा ने उसे बताया कि वो एनेमिक है क्योंकि वो अपने जरूरी खून से बहुत ही तक काम कर दिया। लेडीज ने कहा कि ये काम किसी प्रोफेशनल
प्रोफेशनल ने किया था, लेकिन फार्मा ने समझाया कि वो कट्स भी बहुत ही इन्फेक्टेड हो चुके, इसलिए उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसे अपने फार्मेसी में ले गया। फार्मेसी में लड़की ने बताया कि उसने अपनी फीलिंग को अपने क्रश को बताई थी, लेकिन उसने उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो इतनी पेल नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि अपने आप को वो पेल बनाकर वो अपने क्रश की मोहब्बत जी सकेगी। छाती जान से मारने के बाद भी वो अपने आप को बेबी डॉल जैसा बनाना चाहती थी ताकि वो किसी भी मर्द के लिए बदसूरत ना हो सके। फार्मा ने उसे दवा दी और कहा कि वो व्हाइट पाउडर का इस्तेमाल करना बंद कर दे, लेकिन लड़की ने कहा कि वो कभी भी नहीं रुकने वाली, क्योंकि अगर उसने मर्दों के लिए खूबसूरत नहीं बना तो अपने परिवार के लिए वो एक यूजलेस आईफोन बॉक्स जैसा ही होगी। फिर उसने फार्मा से कहा कि वो उसकी मदद करे, तो फार्मा ने अल्टरनेटिव सोल्यूशन पर सोचा और उसने कहा कि एक हफ्ते के बाद वापस आएगी। कुछ दिन के बाद फार्मा ने अपने ऊपर एक प्रोटोटाइप टेस्ट किया जो कि एक क्लाउन जैसा दिखने लगा, लेकिन लड़कियों को ये लुक काफी पसंद है। लेन थोड़ा चिंतित थी प्रोडक्ट सेफ है या फिर नहीं, लेकिन फार्मा ने उसे सुकून दिलाया और बताया कि जो मरकरी का पोषण थोड़ा खतरनाक था, उसके प्रोडक्ट में बिल्कुल ही सेफ कंपोनेंट्स हैं। लेन ने कहा कि व्हाइट पाउडर पर बैन लगा देना चाहिए और फार्मा ने जवाब दिया कि वो इस फैसले को इंपीरियस के सामने रखने का सोच रहा था। अगले हफ्ते वो फिर लेडी के पास वापस अपनी कॉस्मेटिक लेने, और सच में उसे जरूरत थी क्योंकि उसका चेहरा इतना बेकार हो गया था। फार्मा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने डल लड़की को सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर कैसे लगाना चाहिए ये दिखाया। लेन ने जल्दी उसे सुंदर बना दिया और लड़की ने अपना चेहरा देखा और कहा कि वो अब 3 से 9 आउट ऑफ 10 तक बदल गई थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने फार्मा को धन्यवाद किया कि उसने उसे बदसूरता और एनीमिया से बचाया। अगले दिन लोट मार्केट में गई प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जिसमें जल्दी और लड़कियां आ गई जो अपने चेहरे को लेकर बहुत ही इनसिक्योर थी और इंटरेस्टेड हो गई। एक पुरानी औरत भी चली गई, लेकिन वो पढ़ नहीं सकती थी। लोट ने उसे एक विजुअल मैनुअल दिया जो कि अनपढ़ लोगों के लिए था। धीरे धीरे फार्मेसी में भीड़ लगने लग गई क्योंकि लोग अपने चेहरे को और ज्यादा महत्व देना चाहते थे। लेकिन फिर एक कंप्लेंट आई जिसमें एक लड़की ने कहा कि चूल्हे अब फिर से अगली हो गई थी क्योंकि नई बैच बच गई थी और वो खुद के लिए नहीं लेकर आ पाई थी। फार्मा को समझ हो गया कि उसने कहा कि उसके पास काफी सारे काम करने वाले लोग नहीं है जो इतने इनसिक्योर लोगों की डिमांड को पूरा कर सके। तब लोट ने उसे एक आइडिया दिया, कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ एक सब्सिडायरी बना सकती है जिसमें वो फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकती है और मेन पावर भी प्रोवाइड कर सकती है। फार्मा ने क्लेडी से बात की और उसने ये डील को अच्छा समझा और इसलिए मान गया। एक हफ्ते के अंदर लोट ने कॉस्मेटिक ब्रांच सेटअप कर दिया और ज्यादा अगली लड़कियों को हायर किया जो खुशी खुशी अपनी जिंदगी भर की कॉस्मेटिक सप्लाई करने के बदले में अपने चेहरे को छुपाने के लिए काम कर रही थी। कुछ हफ्तों के बाद लोट ने अपने लेटेस्ट सर्वे की रिपोर्ट टीम को दी। इस बार रिपोर्ट्स काफी फ्रेंडली और पॉजिटिव थी और उन्होंने खुशी से अपनी सफलता की जश्न मनाई क्योंकि वो पहले हर्डल को पार कर चुके थे। कुछ दिन के बाद फार्मा का परिवार वेकेशन पर गया जहाँ पर वो नई जगह को देखने के लिए गए जो कि एम्पेरियस ने ब्रूनो को दिए थे। मैंसन के अंदर ब्रूनो ने केयरटेकर को शाबाशी दी। उसने अपने काम की फुल रिपोर्ट मांगी जो कि वो तुरंत देने लगा। ये शहर एक प्रमुख पोर्ट था जो एम्पायर के दूसरे देशों से जुड़ता था और मेडिसिनल हर्ब का एक प्रोड्यूसर भी था। अडल्ट ने जल्दी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस बातें शुरू कर दी जैसे टैक्स एवेशंस, और फार्मा को देखकर ब्रूनो उससे कहते कि वहाँ बेकार है तो वो समंदर में खेलने के लिए जा सकता है। फार्मा ने लोट और ब्लेंचे के साथ मिलकर एक जबरदस्त सैंड कैसल बना रहे थे जो थोड़ा टाइम गुजरा। ब्लेंचे ने पानी में खेलने का मन बनाया, लेकिन फार्मा ने उसे याद दिलाई कि वो डूब नहीं सकते, इसलिए वो थोड़े गुस्से हो गए। लेकिन उन्होंने अपने चार्म का इस्तेमाल किया और कहा कि बस थोड़ी देर के लिए, और फार्मा जो कि बच्चों की बातें नहीं टाल सकता था उनकी बात मान लेता है। सब कुछ ठीक लग रहा था और वो समंदर की तरफ चल दिए, उम्मीद करते हुए कि उनकी मौत का रास्ता नहीं होगा। फार्मा ने देखा कि लेन एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, लेकिन फिर वो उठ गई और कहा कि वो तैरने के लिए जा रही है। फार्मा के चेहरे पर एक घबराहट थी। लेन ने अपना बेल्ट उतारकर मजाक करना शुरू कर दिया। वो बस ये सोच रहा था कि ये बीच एपिसोड तो नहीं बन रहा है। फिर लेन ने पूछा कि क्या वो भी उसके साथ खेलने आएगा, लेकिन ब्लेंचे को देखकर उसका मूड तुरंत उदास हो गया जो उसे अपनी असली बहन की याद दिलाई। उसने सोचा कि वो कैसे अपनी खुशमिजाज बहन के साथ बीच पर खेला करता था और वो हमेशा जल्दी बदलना चाहते थे, लेकिन फिर एनिमेटर्स ने उसको कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए मार दिया। क्या बक रहा था ये। याद आती उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने सुना कि लड़कियां चिल्लाने लगी थी क्योंकि ब्लेंचे लहरों के साथ ढकेली गई थी। फार्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ डाइव किया। हालांकि एलन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लांचे इतनी तेज से अंदर गई कि वो डूबने लगी थी। फार्मा ने देखा कि वो नीचे डूबती जा रही थी और अपने आप को रखते हुए उसने इतना जोर से उसका नाम पुकारा कि किस्त से रोशनी का एक तेज धारा निकल गया जो कि समंदर के बीच में एक अपार्टमेंट की तरह दिखाई देने लगी। लैन जल्दी होश में आ गई और देखा कि फार्मा पानी को रोककर धीरे धीरे बीच की तरफ आ रहा है और वो बस देखने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, लैन ने पूछा ये उसने क्या किया, तो फार्मा ने जवाब दिया ये तो शायद से मेरा नेगेटिव वाटर डिवाइन आर्ट था। लैन ने जवाब दिया कि नेगेटिव वाटर एट्रीब्यूट से पानी को समंदर से जमीन तक मिटा देना मुमकिन नहीं था। तब उसने देखा कि लोट परेशान हो रही थी और वो खुद को शाबाश देने वाला था, लेकिन लैन ने कहा कि उसके लिए ये जवाब था कि उसने ब्लेंचे को अपने आप बचा लिया। रात को फार्मा को याद आया कि उसने समंदर के नीचे से नमक को हटा दिया था जो सिर्फ किस्मत थी, वरना वो ब्लेंचे और लैन को नुकसान पहुंचा सकता था। उसने देखा कि लोट छुप रही थी, बहुत ही ज्यादा डर रही थी उससे, और जब वो उससे बात करने आई तो फार्मा ने उसे तुरंत कहा कि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल दोबारा से नहीं करेगा, इसलिए उसे
डरने की जरूरत नहीं थी। लोट ने कहा कि वो डरी नहीं थी, बस उसके पावर से हैरान थी। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी जो वो बलांचे के साथ नहीं गई थी, लेकिन फार्मा ने कहा कि ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो तैर नहीं सकती थी। जब उसने कहा कि वो उसे अपनी फैमिली समझता है, लोट खुशी से रोने लगी और रात को कहीं और चली गई। अगले दिन चर्च को एक रिपोर्ट मिली कि एक लड़के ने पोर्ट टाउन के समंदर के हिस्सा मिटा दिया था। दुर्भाग्य से उनका सोर्स एक ऑर्फनेज बच्चा था और उन्होंने इस खबर को तुरंत नजरअंदाज कर दिया था, जब तक प्रीस्ट ने नहीं कहा कि उन्होंने डिवाइन पावर का एक इफाजा देखा है। कुछ दिन बाद ये सुनकर लीडर ने सबको ऑर्डर दिया कि वो इस लड़के को ढूंढ कर लेकर आए जो अपने आप को शैडो से छुपाने वाला हेरेटिक है और उसे कैपिटल में मार डालना जरूरी है। बिजनेस अब फुल स्पीड में था और एलन मजाक मजाक में उससे कह रहा था कि ज्यादा काम करके कहीं तो मर मत जाना। फार्मा बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी नजर एक कोने में कुछ अजीब से लोगों पर पड़ी। काले कपड़ों में कुछ प्रीट्स जो आपस में कुछ गुनगुना रहे होते। क्यूरियस होकर उनके पास गया और पूछा, आप लोगों को कुछ चाहिए? लेकिन जवाब में उन्होंने बस एक किलर गैस दिया और तीखी नजर से जिसे देखकर इंसान का खून ठंडा हो जाए। और बिना कुछ कहे शाम होने से पहले वो लोग चले गए। रात को सब लोग इस शेडी लोगों के बारे में बात कर रहे थे। बहुत ही सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं खरीदा। एलन ने ऐड किया, उनके रोब्स काफी अलग थे, फौरन लग रहे थे। ये सुनकर सब अलर्ट हो गए और गार्ड को बोला गया कि रात में कुछ भी अजीब दिखे तो तुरंत इन्फॉर्म करें। फार्मेसी उस वक्त नाइट शिफ्ट चेंज हो रही थी जब अचानक से भारी वैगन गेट तोड़कर अंदर घुस गया। जब ये खबर ब्रूनो तक पहुंची, वो गुस्से से लाल हो गया। उन लोगों को ढूंढकर निकालना ही पड़ेगा, उसने गुस्से से निकलते हुए कहा। फार्मा फार्मेसी की तरफ भागना चाहता था, लेकिन ब्रूनो ने उसे रोक दिया। तेरे दिमाग में कोई शख्सियत है क्या? फार्मा को तुरंत वेरोन और दो व्हाइट रोब्स वाले याद आए, लेकिन उसे बस सर हिला दिया। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ब्रूनो ने बस इतना कहा, हमेशा सावधान रहना। जब फार्मा साइट पर पहुंचा, कैड्रिक पहले से ही वहां पर था, किसी को भी चोट नहीं लगी। उसने शांत टोन में कहा, लेकिन वो कैरेज ने सामने के काफी सामान को बिगाड़ दिया। गंध इतनी थी कि सांस लेना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कैड्रिक ने तुरंत अपनी थोड़ी सी डिवाइन आर्ट का यूज करके बदबू को हटा दिया। थोड़ी देर के बाद कैड्रिक ने बताया कि जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन थी उन्हें हमने कॉस्मेटिक्स ब्रांच में शिफ्ट कर दिया है। जब तक रिपेयर कंप्लीट नहीं हो जाता वहीं से काम चलेगा। उनकी बात हो रही थी कि अचानक गोल्डमैन गेन अपने बड़े हथियारों वाले दोस्तों के साथ वहाँ पर आ गया। चलो बेटा सफाई शुरू करो, उसने हंसी के साथ कहा। टाउन के लोग भी हेल्प करने लगे, कोई चेयर अप कर रहा था, कोई बॉक्स उठा रहा था। सब मिलकर फार्मा को सपोर्ट कर रहे थे। तभी एक लड़की फार्मेसी में आई, बेचैन और परेशान। फार्मा कहाँ है? उसने पूछा। फार्मा तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ? पापा हीट की वजह से बेहोश हो गए, होश में नहीं आ रहे, उसने ऑलमोस्ट रो पड़ी आवाज में कहा। फार्मा थोड़ा हेजिटेट था, लेकिन सब लोगों ने बोला तुम जाओ हम संभाल लेंगे। फिर वो लड़की के साथ एक घोड़े पर बैठकर टाउन के बाहर आ गया। रास्ते पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, डिहाइड्रेशन को कैसे ट्रीट करे। लेकिन उसका ध्यान इतना उसमें था कि उसको पता ही नहीं चला कि वो कब पहुंच गया। अचानक उसने देखा कि लड़की गायब थी और उसके आसपास व्हाइट रोब्स वाले लोग घेर चुके थे। उनका लीडर सामने आया और पूछा, तुम वही हो ना जिन्होंने समंदर को मिटा दिया? फार्मा के पैर थरथरा गए। फिर उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन दिए, इनक्यूज्ड फ्रॉम होली किंगडम। ये सुनकर उसे तुरंत एलन की बातें याद आ गई, टेम्पल की पावर के बारे में, कैसे वो बचपन से डिवाइन आर्ट सिखाते थे, कैसे उनकी ब्लेसिंग के बिना कोई अरिस्टोक्रेट नहीं बन सकता और ये भी टेम्पल ही डिसाइड करता है कि कौन सी नेशन का राजा कौन बनेगा। यही असली पावर उनके पास थी। फार्मा को अच्छे से याद था कि एलन ने बताया था कि एक ग्रुप के बारे में जिनका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, इनक्यूजिटर्स। इनका काम था हेरेटिक्स और इविल स्पिरिट्स को दुनिया से हटा देना। एकदम पागल लोग होते हैं और पावर के नशे में डूबे हुए इलाइट्स। एलन के वर्ड्स उसके दिमाग में गूंज रहे थे और जब उनका लीडर आया और बोला, मैं हूँ सोलोमन ग्रैंड टेम्पल से, तो फार्मा का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने बिना किसी डाउट के उसे इविल स्पिरिट डिक्लेयर कर दिया और कहा, पीछे हट जाओ। फार्मा ने हेजिटेट करते हुए एक कदम पीछे लिया और उन्होंने तुरंत एक स्पेल एक्टिवेट कर दिया जिसमें फार्मा को एक जगह रोक दिया जाएगा। लेकिन उस स्पेल की बंदिश उस पर चल नहीं पाई, बस थोड़ा सा स्ट्रगल किया और स्पेल टूट गया। अब वो लोग घोड़े पे उनके पास घूमने लगा और एक बंदे ने फायर अटैक कर दिया। फार्मा ने इंस्टेंटली एक शील्ड को समन किया और ऑक्सीजन हटा दिया आसपास से, जैसे कि फायर खुद ही बुझ गई। फिर एक और शेमलेस बंदा आया, इस बार आइस सोर्ड के साथ, लेकिन फार्मा ने उसका भी काउंटर कर दिया, कूल एंड काम। फार्मा शांत होकर बात करना चाहता था, लेकिन सोलोमन चिल्लाने लगा, ये कोई इंसान नहीं है, इस मोस्टर को खत्म करो। अगले सेकंड सब उस पर टूट पड़े। हर डिस्ट्रक्शन से अटैक हो रहे थे। इतना डस्ट हटा के कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जब धूल हटा तो सबकी आंखें फट गई। फार्मा एक आइस वॉल के पीछे सेफ खड़ा था और तब उसने मादरा स्टाइल मुंह मारा, एक मैसिव आइस वंडर हवा में समन किया। उसका पूरा बॉडी डिवाइन लाइट से चमक रहा था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं और सिर्फ कामली बोला, मैं अपनी पावर्स फाइटिंग के लिए नहीं, हीलिंग के लिए यूज करता हूँ, प्लीज रुक जाओ। ये सुनकर सोलोमन की नजर उसके हाथ पर गई और वहाँ पर उसने देखा पैनिक थियो का डिवाइन मार्क। सोलोमन का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया और फिर उसने डिक्लेयर कर दिया, ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो खुद भगवान है, पैनिक थियोस। फार्मा बहुत ही शौक में था, व्हाट द हेल। लेकिन सोलोमन वहीं पर रुकने वाला नहीं था। उसने बताया कि डिवाइन पनिशमेंट्स उसे मिल चुकी है क्योंकि वो ऑलरेडी घायल है। उसके घोड़े से गिरने से उसका पैर क्रस्ट हो चुका था और फिर उसने अपना गला खोलने के लिए हाथ उठाया अपनी जान देने के लिए, लेकिन फार्मा ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। पागल हो क्या? उसने सोलोमन के पैर को स्कैन किया तो समझा कि उसे एम्पुटेट करना पड़ेगा, लेकिन वो रेड ग्लो कर रहा था तो उसने सबसे पहले स्विमिंग रिड्यूस करने वाली ट्रीटमेंट ट्राई की और ग्लो
गायब हो गया, यानी कि राइट डिसीजन। अब अगली प्रॉब्लम ये थी कि सर्जरी करेगा कौन। फार्मा फार्माकिस्ट था, सर्जन नहीं, लेकिन सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। सोचा समझा और फाइनली बोला मुझे ही करनी पड़ेगी। उसने तुरंत एक स्टोन बेड को समन किया और प्रिस्टेस से बोला टेंट लगाओ। टेंट के अंदर जाकर उसने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, हर स्टेप हर रिस्क। पेशेंट से परमिशन ली, सर्जिकल ड्रेस पहना और फिर स्पिनल कोड में एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगा दिया। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद जो लोग कुछ देर पहले उसको मारना चाहते थे अब सब उसके सामने घुटने टेक रहे थे। उसने बस एक बात बोली, जो कुछ भी देखा उसके बारे में किसी को कुछ मत कहना। कई महीने बीत गए। एक दिन फार्मा अपनी फार्मेसी में आराम से बैठा था, तभी एक आदमी अंदर आया, कैंडी से लेकर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हॉलीवुड में कोई बच्चा लेकर आता है। फार्मा ने देखा ये तो सोलोमन है और वो नया बिशप बन चुका था। फार्मा ने हंसकर बोला भाई गैंग लीडर से बिशप कैसे बन गया तू। उस दिन सोलोमन ने अपनी फीलिंग को क्लियर कर दी। उसने कहा कि उसने कितनी बार खुद को टेस्ट किया सिर्फ इसलिए कि वो फार्मा के काम आ सके। हर ट्रायल हर स्ट्रगल सिर्फ एक ही वजह से, ताकि वो फार्मा का राज दुनिया से छुपा कर रख सके। फार्मा ने उसकी आंख में देखा और थोड़ा सा डर भी गया, क्योंकि उसकी लॉयल्टी बॉर्डरलेस और वैसिव लग रही थी। तभी उसने आसपास देखा तो कुछ लड़के घूमते हुए दिखाई दिए, जैसे कोई परेड चल रही है। सोलोमन उसे एक क्वाइट रूम में ले गया और वहां से उसे एक वॉन्ड दिया, जिसे गार्डियन डाइट टेंपल का ट्रेजर बोला जाता था। एक बहुत ही पावरफुल रेलिक। सोलोमन ने एक्सप्लेन किया कि ये वॉन्ड हर एलिमेंट का पावर रखता है, इवन हीलिंग का। और तो और ये शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मंकी किंग का लेजेंडरी स्टाफ। फार्मा का मन हिल गया। उसने कहा मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन सोलोमन ने इंसर्ट किया, अरे भाई एक बार तो ट्राई करो। जैसे ही फार्मा ने वॉन्ड उठाया एक ब्राइट लाइट चमक उठी। सब लोग बहुत ही शॉक्ड रह गए, इवन एलन भी। फार्मा ने सोचा मैं उसे दे दूं, लेकिन जैसे ही उसने वॉन्ड उसके हाथ में दिया वो उसकी बॉडी से फेस हो गया, जैसे कि गोश्त से टकरा गया हो। तभी सोलोमन ने सच बताया, ये वॉन्ड इस दुनिया का नहीं है, इसे सिर्फ दूसरी दुनिया के देवता ही छू सकते हैं। फार्मा ने वॉन्ड को वापस उठाया और कैजुअली पूछा ये उड़ सकता है क्या। सोलोमन ने रिकॉर्ड का जिक्र किया और बोला पॉसिबल है। फार्मा ने ट्राई किया और वॉन्ड सच में हवा में फ्लोट कर गया। लैन और सोलोमन की आंखों में खुशी की चमक उठी। फिर जाने से पहले सोलोमन ने प्रॉमिस किया टेंपल अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन एक बात क्लियर कर दी, जो कैरिज का अटैक हुआ था वो उनका नाम नहीं था, तो दुश्मन अब भी जिंदा थे। उसने फार्मा को एक तालिस्मान दिया जो उसकी डिवाइन पावर्स को सप्रेस कर सकता था। जैसे ही उसने तालिस्मान पहना उसका शैडो वापस आ गया। फार्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश हुआ जितना कि वॉन्ड मिलने पर भी नहीं हुआ था। अगले दिन फार्मा बेलेंचे और लोट के साथ टाउन गया। वहाँ एक क्राउडेड स्ट्रीट्स में घूमते वक्त उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ज्यादा स्टाफ हायर करना मुश्किल है। तभी उसने सुना एक कस्टमर फार्मेसी स्टाफ से पूछ रहा था आप लोग फार्मा के प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं बेचते। स्टाफ ने ऑकवर्डली जवाब दिया और तभी एक आदमी बोला वहाँ पर कुछ अजीब दवाइयाँ मिलती, वो भी बहुत ही चीप प्राइस में और कुछ फीसी भी। हम फार्मा की मेडिसिन सेल्स नहीं कर सकते। फार्मा को तुरंत एक आइडिया आया, क्यों ना एक गिल्ड बनाई जाए। उसने सोचा विरोन तो वैसे भी एक बहुत ही सेल्फिश इंसान था और अब उसे नहीं झेल सकता है, लेकिन एलन को उसका ये आइडिया बहुत ही एक जोक की तरह लगा। वहीं दूसरी तरफ आर्केमिस्ट में गिल्ड में कुछ बेशरम बुजुर्ग बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे फार्मा की इमेज को और ज्यादा खराब किया जाए। इसके लिए वो नए प्लान्स बना रहे होते हैं। विरोन गुस्से में था। उसे लगा था कि फार्मा ने ये तो अपनी डिवाइन आर्ट से सब कुछ ठीक किया या फिर अपने बाप के पैसों से रिनोवेशन करवा दिया। वो बस रेंट किए जा रहा था और कुछ लोग बस उस पर हंसे जा रहे थे। गिल्ड के एक और सीक्रेट मीटिंग में विरोन सभी को याद दिलाता है कि फार्मा उनके बिजनेस को और बर्बाद कर रहा है, इसलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो एक स्ट्रिक्ट रूल लगाता है, अगर कोई भी गिल्ड का मेंबर फार्मा की फार्मेसी के पास भी गया तो उसका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम टाउन के एक सीन पर देखते हैं, एक आदमी अपनी बीमार बेटी को कंधे पर उठाए डॉक्टर के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा होता है। उसकी आंखों में घबराहट होती है और उसकी बेटी बेहोशी की हालत में होती है। तभी वहाँ से फार्मा गुजरता है और उनसे मिलता है, लेकिन वो आदमी क्योंकि खुद भी गिल्ड का मेंबर होता है फार्मा से बात करने से कतराता है। पर फार्मा की आंखों में सच्चा कॉर्नर देखकर वो अपना मन बदल लेता है और उसके साथ उसकी फार्मेसी में चला जाता है। फार्मा उसे सीधे एंट्रेंस से नहीं बल्कि साइड से लेकर जाता है, जैसे कि वो सोचते है कि किसी कॉर्नर का रास्ता हो। अंदर जाने के बाद फार्मा उस आदमी को एक नोज मास्क देता है। तभी उस आदमी को समझ में आता है कि फार्मा अपने कस्टमर्स को उसकी बेटी की बीमारी से प्रोटेक्ट कर रहा था। फार्मा सबसे पहले बेसिक बातें पूछते है, उसकी बेटी का नाम क्या है, उसका उम्र कितना है और उसने क्या खाया था। ये सब सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है। फिर फार्मा जबकि उसकी बेटी बेहोश में होती है उसकी बॉडी का मेजरमेंट्स लेता है। जब वो आदमी पूछते है कि इसका क्या मतलब, तो फार्मा समझाता है कि एक्यूरेट डोजेस देने के लिए ये सबसे जरूरी है। थोड़ी देर के बाद फार्मा अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करता है उस लड़की पर। ये देखकर वो आदमी और भी क्यूरियस हो जाता है। फार्मा बताता है कि उसकी बेटी मारिन सिर्फ एक सर्फ कोल्ड से सर्व कर रही है। पहले तो लोकल फार्माकिस्ट को यकीन नहीं होता है क्योंकि उसने कई अलग अलग सिम्टम्स देखे थे, लेकिन फार्मा समझाता है कि ये कोल्ड एक वायरस की वजह से हुआ है और वैसे भी सिम्टम्स थोड़ा मिसलीडिंग हो सकते हैं। वो जितने भी टेक्निकल शब्दों का यूज करता है उस आदमी को सब कुछ समझ नहीं आता, पर एक बात वो क्लियरली समझ जाता है कि फार्मा कह रहा था कि दवाई उसे इनहेल करवानी है, ना कि गले से निकलने के लिए देनी है। फार्मा उन दोनों को रेस्ट करने के लिए
बोलता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है। शाम होने तक मरीन की तबीयत काफी सुधर जाती है। फार्मा जब उन दोनों को घर छोड़ने के लिए जा रहा था तब उस आदमी को लगता है कि अब तो एक बहुत ही बड़ी बिल मांगेगी, शायद इतनी कि उसका टोला भी ना चले। पर जब फार्मा कहता है कि बिल सिर्फ एक बड़े ब्रेड के बराबर है तो वो आदमी एकदम शॉक हो जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ बहुत ही घबरा जाती है जैसे ही वो सुनती है कि उसने पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी विजिट किया। पर वो आदमी कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर वो फार्मा की तारीफ करता है और कहता है कि उसने मरीन की जान बचाई। वो अपने दिल की बात बताता है कि अगर वो फार्मा से थोड़ा सा भी सीख सके तो उसका करियर बदल जाएगा। लेकिन वो भी समझ जाता है कि ऐसा करने का मतलब होगा गिल्ड के खिलाफ जाना। उसकी वाइफ उसके दुकान का कर्ज याद दिलाती है पर उसके चेहरे पर देखकर उसे समझ में आ जाता है कि अब उसका मन बन चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली गिल्ड मीटिंग में विरोन प्राउडली बताता है कि उसने अपने वाइफ के सारे कॉस्मेटिक जो कि फार्मा के लिए गए थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरे लोग धीरे से विस्पर करते, इवन बिशॉप भी उसकी दुकान पर जाता है। तभी विरोन पायरी की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी दुकान तो डेविल नेस्ट के सबसे करीब है। पायरी गहरी सांस लेता है और फिर हिम्मत करके बोलता है कि क्या यहाँ पर किसी ने फार्मा के बनाए गए मेडिसिन को अपनी आंखों से देखा है? सब लोग चुप हो जाते हैं और जवाब होता है नहीं। पायरी ने आखिरी बार सभी को समझाने की कोशिश की, हम सभी को वही देखना चाहिए जो कि मैंने देखा है। हम खुद अपनी आंखों से कंपटीशन को समझे। फिर उसने कन्फेंस किया वो खुद मदद मांगने गया था फार्मा के पास। और सच कहूँ तो वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, ना जाति ना पैसा, सबके लिए सस्ता इलाज। लेकिन विरोन का तो दिमाग ही हिल गया। उसने फार्मा को शांति से कह दिया बस एक मौका चाहिए था उसे। उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू की, कैसे एक नोबल ने उसकी सबसे बड़ी मुश्किल में इग्नोर कर दिया था, कैसे उसकी डिवाइन पावर्स भी कुछ भी नहीं कर पाए थे और उसे अपने ही बेटे को दफनाना पड़ा। विरोन बार बार जोर दे रहा होता है कि फार्मा को किसी भी हाल में मिटाना होगा। पर पायरी अब भी हिम्मत नहीं हार रहा था। वो कह रहा था कि हमें कंपटीशन से लड़ना नहीं, उससे कुछ सीखना चाहिए और वैल्यू, नॉलेज और लक पर ज्यादा भरोसा करना हमारे लिए खतरा है। लोग उसकी बातों पर ध्यान देने लगते पर तभी विरोन चीखता है और पायरी को वहाँ से निकाल देता है। शाम को फार्मा उसे सड़क के किनारे पर एक टूटी फूटी दुकान के पास बैठा मिलता है। पायरी उदास होता है और वो बताता है कि उसने गिल्ड के खिलाफ आवाज उठाई थी और अब सब उसे सजा मिल रही है। फार्मा थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी भी एक नई गिल्ड बनाई है। पायरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका विश्वास उठता है। कुछ ही दिन के बाद पायरी एक नई शॉप को खोलता है और फार्मा के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ। जब शॉप खुलने वाली होती है मारी उसे इनकरेज करती है, पापा गिव इट ऑल। पायरी कहता है हाँ पूरी जान लगा दूंगा और तभी वो शॉक्ड रह जाता है। बाहर एक लंबी भीड़ उसकी दुकान का इंतजार कर रही होती है। सीन कट होता है कुछ साल पहले एक फ्लैशबैक में। एक महान जीनियस डॉक्टर था कैमस, उसने किंगडम की मेडिकल प्रोग्रेस में बहुत ही योगदान दिया था। लेकिन फिर भी टेम्पल ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसके आखिरी पलों में एक यंग ब्रूनो उससे पूछता है तुमने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए? कैमस कहता है जिंदगी का एक चक्र होता है, लोग मरते हैं, नए जन्म लेते हैं और ये सब एक्सपेरिमेंट से ही सब कुछ मुमकिन हो सकता है और हम कुछ सीख सकते हैं। ब्रूनो की आंखें खुल जाती है। वो लंच के दौरान नाइटमेयर से जागा था। लेकिन ब्रूनो डिसाइड करता है कि वो कैमस का जिक्र नहीं करेगा। तभी एक लेटर आता है ब्रूनो के बड़े भाई पवेल का। उसने लिखा होता है कि वो थोड़ा लेट घर आएगा। उनकी माँ काफी एक्साइटेड थी उसके वापस आने से, तो वो थोड़ा उदास हो जाती है। बेलेंची फिर कहती है पवेल जीनियस है, इसमें कुछ नया नहीं है। फार्मा भी जीनियस है। उसके बाद फार्मा और ब्रूनो ऑफिस जाते हैं जहाँ ब्रूनो उसे याद दिलाता है कि एस्टिफ्लू फेयर आ रही है। एक पूरा महीना चलेगा जहाँ दुनिया भर के मर्चेंट्स कैपिटल में आएंगे। लेकिन फिर ब्रूनो एक शॉकिंग बात बताता है, एक नेबरिंग कंट्री के आइलैंड पर एक अजीब सी एपिडेमिक फैल हो गई थी। पोवेल के लेटर में लिखा होता है कि 1000 से भी ज्यादा कॉलोनिस्ट्स मारे गए। फार्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो डिटेल्स पूछता है तो ब्रूनो बताता है कि सैंपल्स लेने की रिसर्च टीम भी मर गई। ये बताता है कि बीमारी कंटेजियस है, ब्रूनो कहता है। और सबसे बड़ी बात, एपिडेमिक तो खत्म हो गई लेकिन उस आइलैंड से सामान अब भी फेयर में आएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो गुड्स अब भी कंटेमिनेशन फैला सकते हैं। लेकिन मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अब वो सामान उस टेरिटोरी के पोर्ट में ही उतारना था जो फार्मा के अंडर आता है। सबसे डरावनी बात ये होती है कि उस एपिडेमिक के बारे में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स, सैंपल सब कुछ जला दिया गया था। मतलब कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। फार्मा के दिल में एक ठंडा सा डर बैठता है। पोवेल की रिपोर्ट में लिखा होता है पहले रिसर्च, पहले बुखार से टपका, फिर उल्टी, सिर दर्द और उसके बाद गले के आसपास वाले सूजन गांठ। 7 दिन में उसकी मौत हो गई। दूसरा रिसर्चर तो बहुत ही जल्दी मारा गया और उसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग थे। उसका रंग काला पड़ गया था और उस मोमेंट पर सब समझ गए थे दे आर स्केयर्ड। फार्मा के चेहरे का रंग उड़ गया लेकिन उसने और डिटेल्स मांगी। तब ब्रूनो ने एक और ट्विस्ट बताया, एक नई डिवाइस का इस्तेमाल हुआ था जो कि किसी अननोन व्यक्ति ने बनाया था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि वो व्यक्ति खुद फार्मा था और डिवाइस था माइक्रोस्कोप। टर्न आउट रिसर्चर ने फार्मा की माइक्रोस्कोप का यूज करके वायरस को पहली बार देखा था। फार्मा ने तुरंत कहा पोवेल से स्केचेस मंगवाओ। दूसरी तरफ पैलेस में भी एक अर्जेंट मीटिंग हो रही थी। वहाँ ये रिपोर्ट हुई थी कि किंगडम में डेथ रेट 20% से भी कम हो गया है जब से फार्मा ने अपनी फार्मेसी खोली है और हर कोई उसके काम का बहुत ही तारीफ कर रहा होता है। एम्प्रेस ने तुरंत सजेशन दिया, हमें उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, उसे एडविक बनाते हैं। लेकिन मैरी ने तुरंत याद दिलाया, ओ अभी मायनर है, उस उम्र में ये टाइटल पॉसिबल नहीं है। मीटिंग चली जा रही थी पर एम्प्रेस के मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या फार्मा किसी डिवाइन बीइंग के इन्फ्लुएंस में था? अगर हाँ तो उसकी मदद कैसे की जाए? वापस फार्मेसी में फार्मा ने लियो का पूरा सिनेरियो समझाया। लेन ने तुरंत कहा कि हमें एस्टिफ्लू फेयर को रोक देना चाहिए। तभी फेयर भी आ गया
गया पोएल का एक लेटर लेकर। जैसे ही फार्मा ने स्केच को देखा उसका चेहरा पीला पड़ गया जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वायरस का नाम था वेरसिनिया पेटिस। फार्मा ने तुरंत कुछ प्रपोजल को टाउन में भेजने के लिए बोला। क्वारंटीन की तैयारी के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया हम अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे। बाद में फार्मा और लेन ब्रूनो के पास जाते हैं और बताते हैं कि ये एपिडेमिक ब्लैक डेथ लगता है और ब्रूनो ने भी एग्री किया क्योंकि उसने भी कुछ पुरानी किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा था। फार्मा याद करते कई बुबोनिक प्लेग लगा था जिसने 17वीं सेंचुरी में 70% लोगों की जान ले ली थी। फार्मा और ब्रूनो बहुत सारे स्टेप्स डिस्कस करते हैं जो कि ऑलरेडी लिए गए थे, लेकिन ब्रूनो कहता है कि अगर आउटब्रेक हो गया तो पूरा एम्पायर मिट जाएगा क्योंकि इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। फार्मा ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा मैं ऑलरेडी एक नई दवाई बना चुका हूँ, पैकेजिंग के लिए भेज दिया हूँ। ब्रूनो इम्प्रेस था इतनी जल्दी। फार्मा इतना ही कहता है लेकिन आउटब्रेक को रोकना अब भी जरूरी है क्योंकि ये दवा सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। इन सब बातों के बाद फार्मा ने तुरंत एम्प्रेस को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की राजधानी के गेट पर आने वाले सामान की जांच की जाए। साथ ही एक और मांग की डिसेस विक्टर की यहीं छुए हुए कपड़ों और तुरंत जांच खत्म की जाए। एम्प्रेस ने बिना वक्त गवाए फार्मा की बात मान ली। ब्रूनो ने उसका धन्यवाद किया कि आपने हमारी बात सुनी और तुरंत एक्शन लिया, पर एम्प्रेस मुस्कुराते हुए बोली मुझे फार्मा पर पूरा भरोसा है। उसी दिन फार्मा ने पैरी को कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाया जो कि उसने खुद बनाया था ताकि आगे से किसी बैक्टीरिया को इतने करीब जाने की जरूरत ना पड़े। फार्मा ने ये भी बताया कि उसकी बनाई हुई मेडिसिन सब कुछ पैकेज हो चुकी है और जरूरत पड़ने पर मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट भी की जाएगी। सब सेट करने के बाद फार्मा ने कैपिटल पैरी की हवाले की और निकल पड़ा। तभी दूसरी तरफ एम्प्रेस को भी फिर प्रिपरेशन का पूरा अपडेट दिया गया। चेक पॉइंट्स ने कोई भी रुकावट नहीं डाली। बिशप सोलोमन ने भी पीरियड्स भेज दिए थे प्यूरिफिकेशन के रेडी रहने के लिए। एम्प्रेस ने उन्हें चेताया इस एपिडेमिक के बारे में किसी को भी कुछ ना बताना, दुश्मन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। फार्मा और लेन निकलने वाले थे जब लेन ने देखा कि फार्मा थोड़ा घबराया हुआ है तो उसने उससे बोला लोड की चेयरिंग सुनवा के। जब वो गरीब टाउन पहुंचे तो उन्होंने शिप्स को देखा जो कि इंस्पेक्शन के लिए एंकर किए गए थे। फार्मा के मन में बस एक ही बात थी, एक गलत शिप और देश का सफाया। उसकी टीम पहले से ही थी। उन्होंने रिपोर्ट दिया सब शिप्स एंकर हो चुकी है और डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट के लिए रेडी है। इवन जो शिप्स क्लियर हो चुके थे उनका कार्गो भी प्यूरिफाई किया गया था सेफ्टी के लिए। फार्मा और लेन ने इंस्पेक्शन टीम को ज्वाइन किया। पहला शिप मिला जहाँ एक मर्चेंट बहुत ही इम्प्रूव्ड था। शिप का फिजिशियन मिलने के लिए और कोऑपरेट भी किया। वो लोग नीचे डेक तक गए और हर कंटेनर का जायजा लिया। फार्मा को कार्गो में कुछ सस्पिशियस नहीं लगा, पर उसने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया क्योंकि क्रू मेंबर में से एक सर्वे का लाश दिखा रहा था। जब वो नेक्स्ट शिप की ओर बढ़े तो सेलर्स बीच में लड़ने पड़े, पहले मेरे शिप को चेक करो। बुजुर्ग मर्चेंटों में से एक तुरंत मारना शुरू कर दिया जैसे छोटे बच्चे हो। लैंड ने गुस्से में अपनी वॉन्ड्स निकाली थी। कैरन शूट्स की आवाज सुनाई दी। वो थे एम्पायर के स्कारलेट नावी के तोप। और सबसे ज्यादा शौक तब मिला जब पता चला कि ओल्ड मैन जीन असल में एक नेवी कमांडर है। कमांडर जीन ने सबके सामने अनाउंस किया फार्मा जीन एक रॉयल पार्कमिस्ट है और एक आर्कड्यूक का बेटा भी। सेलर्स शोक में पड़ गए। जीन ने उन्हें धमकाया अगर किसी ने भी फार्मा की बेइज्जती की तो उसका शिप समंदर में डुबा दूंगा। बाद में फार्मा की टीम कमांडर जीन से मिली। जीन तो बस एक ही चीज चाहता था, उसके सोप्स के कैंडीज। क्रू ने बताया कि जब से हमने ये कैंडीज खाना शुरू किया हमें स्क्रू नहीं हुआ। फार्मा ये सुनकर खुशी से मुस्कुरा उठा। फार्मा उसकी मदद कर रहा था। उनके एक्सप्रेशन के बाद एलियो को अभी भी डेथ के आउटब्रेक का खौफ था, इसलिए उसने सबको और ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी। तभी एडम जो कि एक्टिंग गवर्नर था आया और रिपोर्ट दिया SAC गांव के कई लोग जिनमें हाई फीवर लक्षण थे मारे गए हैं। वो गांव उनके लोकेशन से वेस्ट में था और कुछ सोल्जर्स ने इंस्पेक्शन से बचने के लिए वहां लीगल तरीके से भागकर छुप जाने की कोशिश की थी। एडम ने बताया कि आउटब्रेक बहुत जल्दी फेल होला, इसलिए फार्मा को वहां जाना पड़ा, जो कि लैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन फार्मा ने उसे समझाया कि सिचुएशन की ग्रेविटी को समझना जरूरी है। लैन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फार्मा ने उसे कहा कि जब उसके पास इतनी सारी रिसोर्सेस हैं तो उसे सिर्फ शिप पर ही रहकर बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर फार्मा ने अपने डिवाइन आर्ट्स वॉन्ड का यूज करने का फैसला किया और जल्दी वहां से उड़ गया। उड़ते वक्त तो अपने विचारों में खो गया और एक पक्षी से टकरा गया जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन फिर भी वो उड़ने लगा। जब वो एक बड़े पेड़ के पास गया तो उधर से अपनी आंखें बंद करके किसी तरह W एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस पेड़ के अंदर से गुजर गया। जब वो गांव पहुंचा कई गांव वाले वहां से निकल रहे थे और उसने उन्हें रोकने को कहा, लेकिन वो लोग उससे कहने लगे कि वो अपने रास्ते से चले जाए क्योंकि उन्हें मरने का डर था। जल्दी वो लोग पैनिक कर गए, पर फार्मा को उनके बीच एक बहुत ही बुरा आत्मा समझने लगे जो बस वहाँ आने से उन्हें श्राप लग गया था। जैसे ही उन्होंने अपने हथियार उठाए, फार्मा ने अपने वॉन्ड का यूज करके गाँव के आसपास बर्फ का डूम बना दिया और उनके मुंह खुल गए, बिल्कुल जैसे पानी का नाली खुलता हो। फार्मा ने फिर उन्हें बताया कि उनके एक रॉयल फार्माकिस्ट के रूप में बचाने आया था और जैसे ही उन्होंने उसके बैच को देखा उन्होंने अपना गुस्सा कम कर दिया और उससे अपनी मदद की भीख मांगी। फिर फार्मा ने गांव में 3 जोन्स बनाने का प्लान बनाया, सेवेरली इन्फेक्टेड, मिडली इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड। पहले तो मर्दों को लगा कि वो इन्फेक्टेड लोगों को जला देना चाहता है, लेकिन फार्मा ने उन्हें बताया कि ये बस एक तरीका है उन लोगों को प्रायोरिटी देने का जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पोर्ट है। नेवी को एक अजीब सी शिप दिखाई दी जो कि उन्होंने नोटिस किया कि वही शिप हो सकती जो कि इंस्पेक्शन से भाग गई थी। शिप पर मदद की रिक्वेस्ट का फ्लैग था जो बस ये दर्शाता है कि
उन्हें इन्फेक्शन हो गया था। जैसे ही वो लोग शिप के करीब पहुंचे, एक स्काउट ने रिपोर्ट किया शिप के जो सब लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। मिस्टर जीन ने फिर सोचा कि शिप को सर्च करना बेकार होगा, इसलिए उन्होंने शिप को ढूंढने के लिए तैयारी करने का फैसला किया और अपने कैनन्स के लिए तैयार हो गए। जीन को याद आया कि फार्मा चाहता था कि वो सबको बचाए, लेकिन उन्होंने इंस्पेक्शन को स्किप कर दिया था। जीन ने अपने मन से एक दुआ की और फिर उन्होंने कैनन्स की गोली मार दिए, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट थी। इंस्टीट्यूशन के बीच में आदमी अपने काम को लेकर बहुत ही परेशान थे। उनका कहना था कि उन्हें कुछ और लोगों की मदद चाहिए। तभी एक औरत आगे बढ़कर उनकी मदद करने की बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन आदमियों ने उस औरत को देखा, उन्होंने सीधा मना कर दिया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ब्लैक मोल्ड थी, एक ऐसी प्रोफेसर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मोल्ड्स पर रिसर्च करती थी और अब अपने रिटायरमेंट के करीब थी। उन लोगों ने सोचा अब इसकी क्या जरूरत है। अपने ऑफिस में बैठी प्रोफेसर का असिस्टेंट उन्हें प्यार से कैस्पर कहकर बुलाता है, लेकिन वो उसे तुरंत रोक देती है और वो कहती है, ना मैं किसी के काम की रही, ना मेरी रिसर्च मॉडर्न मेडिसिन के काम आई है, बस एक बेकार बुढ़िया बन चुकी हूँ। वो खुद को बेकार समझने लगती है। तभी एक स्टाफ का बंदा आता है और कहता है कि आपको प्रेसिडेंट ने बुलाया है। दूसरी तरफ एसएससी के अंदर फार्मा पहली आइसोलेशन बिल्डिंग में घुसता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से कुछ आदमी उसे देखकर गुस्से में कहते हैं, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन एक और बंदा बीच में आता है और सबको शांत करता है। वो बताता है कि वो पहले सोलोमन के साथ काम कर चुका है, इसलिए फार्मा को जानता है। फार्मा के काम और कॉन्फिडेंट चेहरे को देखकर समझ जाता है कि अब ये बॉस है। वहाँ के लोग बताते हैं कि अभी तक ये पता नहीं चला कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। फार्मा तुरंत कहता है कि सबको दवा दो, मैं एक एक करके सबका इलाज करता हूँ। फार्मा अपनी डिवाइन आइज का यूज करता है और एक एक करके सभी को डिग्नोसिस करता है। जैसे उसकी आंखों का लाइट फेड होता है, उसे पता चलता है कि उनका इलाज हो सकता है। एक आदमी से कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें तो सिर्फ सर्दी हुई है, तुम घर जा सकते। उसने अपनी वॉन्ड से उनकी हीलिंग भी फास्ट कर दी, लेकिन फार्मा अंदर ही अंदर समझ रहा था कि ये सब उसके बस का नहीं है। बाहर कंटिन्यूमेटेड कार्गो कैपिटल की तरफ बढ़ रहा होता है। दवा देने के बाद सब उससे अगला कदम पूछते हैं। फार्मा कहता है तुरंत निकल जाए और उस कंटिन्यूमेटेड कार्गो को कैपिटल पहुंचने से रोकना होगा। पोर्ट के पास लेन अपनी टीम के साथ इंस्पेक्शन कंप्लीट करती है, लेकिन फिर भी अपने जूनियर्स को अलर्ट रहने के लिए कहती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि फार्मा ने तो बहुत ही अच्छा हैंडल किया है ना। लेन उदासी से मुस्कुराती, काश मैं उसकी तरह सीख पाती, मेरे पास उसकी तरह कोई पॉर्स भी तो नहीं है। वो चुप हो जाती, लेकिन असिस्टेंट तुरंत कहता है कि लेकिन आप उससे ज्यादा फास्ट इंस्पेक्शन करते हैं और गलतियां कम होती है। ये सुनकर लेन थोड़ा रिलैक्स फील करती है और उसे भी लगता है कि वो भी सकूरा की जैसे बेकार है। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर ब्रूनो प्रोफेसर कैस्पर से रिसर्च के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन प्रोफेसर समझ जाते हैं कि शायद से फंडिंग कैंसिल होने वाली है। वो सर झुकाकर कहती है, आपका शुक्रिया इतने साल मेरी बकवास रिसर्च को झेलने के लिए। मुझे मालूम था अब मेरा वक्त खत्म हो गया है। वो खुद को रिटायर होने के लिए तैयार समझ लेती है, लेकिन ब्रूनो ने प्रोफेसर कैस्पर को रोका। उसने कहा, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। कैस्पर एकदम चौंक गई, मैं दुनिया को बचा सकती हूँ क्या? ब्रूनो ने शांत रहकर एक नोट उसके हाथ में दिया, जिसमें लिखा था एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक दवा बनानी है। कैस्पर ने तुरंत पूछा, ये लिखा किसने? ये नोट किस जीनियस का है? ब्रूनो ने बस मुस्कुराया और कहा, ये कॉन्फिडेंशियल है, बस इतना बताओ, तुम ये काम कर सकती हो। खुशकिस्मती से कैस्पर ने बताया कि उसके लैब में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही कल्चर में था सालों से। वो उसे एक बेकार सैंपल समझती थी, बिल्कुल अपने जैसे, लेकिन आज वही सैंपल एक नई उम्मीद बन गया था। ब्रूनो ने तुरंत अनाउंस किया, अब हर रिसोर्स इसी दवा से बनाया जाएगा और तुम इस प्रोजेक्ट की लीडर बनोगी। कैस्पर की आंखों में आंसू आ गई और बहुत ही रोशनी की उम्मीद जग गई। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। दूसरी तरफ ईएसटी में फार्मा ने मेयर को बताया कि कुछ पेशेंट्स को बचा नहीं पाए, लेकिन मेयर ने उसका शुक्रिया अदा किया, कैजुअलिटी मिनिमम रही। फार्मा ने कहा कि अगर और डेंजर ना हो तो इसके लिए सब विलेजर्स को कोऑपरेट करना होगा। फार्मा ने उन्हें बताया कि अब उन्हें 2 हफ्ते तक आइस वॉल के अंदर क्वारंटीन में रहना होगा, ना किसी जानवर को छूना, ना ही बाहर जाना, ये तो सबकी सेफ्टी के लिए। फार्मा ने प्रिस्ट से अलविदा लिया और अपनी वॉन्ड पे उड़ गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया। उसने एक दूर से आग का धुआं देखा। जब वो नीचे गया, उसने देखा कि प्रिस्ट एक कैट जला रहे थे, वही प्रिस्ट जिसे उसने भेजा था। वही कुछ मर्चेंट्स पकड़े गए। पहले तो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन फार्मा ने उन्हें धमकाया, ब्लैक डेथ तुम्हारे पीछे आ रही है, सब सच बताओ। तब उन्होंने माना कि उनके पास 4 कार्ड से और उनमें स्क्विरल्स भरे हुए थे। ये स्क्विरल्स उस आइलैंड से आए थे जहाँ पर एपिडेमिक ने सब कुछ खत्म कर दिया था। फार्मा को कंफर्म हो गया कि ये लोग पहले ही प्लेग फैला रहे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ 24 वर्कर्स और 5 होली नाइट्स भी थे। प्रीस्ट को ये बात बहुत ही अजीब लगी, होली नाइट्स इनके साथ क्यों थे? ये सुनकर फार्मा ने समझा ये सब इंटेंशनली एम्पायर में प्लेग फैला रहे हैं। उसे याद आया कि इम्प्रेस का बीमार पड़ना भी शायद एक साजिश थी। कहीं न कहीं कोई मास्टरमाइंडेड इन सब के पीछे था। वो मर्चेंट्स गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे, हमें भी हक चाहिए, हमें भी ट्रीट करो। प्रीस्ट तो उन्हें जला देना चाहता था, लेकिन फार्मा ने शांति से कहा, गुनाह कुछ भी हो, मैं सभी का इलाज करूंगा। इसी बीच ब्रूनो इम्प्रेस के पास पहुंचा और आउटब्रेक के बारे में रिपोर्ट दिया। उसने बताया कि रोगी मर्चेंट्स कैपिटल की तरफ बढ़ रहे, 1 या 2 दिन में पहुंच जाएंगे। एम्प्रेस ने तुरंत ऑर्डर्स दिए, गेट्स की सिक्योरिटी बढ़ाओ, जबकि वो चाहती तो पूरा फेयर ही कैंसिल कर सकती थी। अगले दिन लोट ने अपने चाम का पूरा फायदा उठाया। जितने भी मर्चेंट्स उससे मिलने आए, उसने मास्क बेच दिया। हर किसी को ये मास्क जरूर दिखाया और सबसे खरीदवा भी लिया। इसी बीच पैरी को गेट्स के कुछ सैंपल्स मिले जिनकी जांच करनी थी। जैसे ही उसने एक सैंपल को खोला, उसमें
ब्लैक डेथ का निशान था और उसी वक्त गेट के अंदर से एक अचानक हमला हो गया। सिचुएशन को बिगड़ती देख गेट तुरंत बंद कर दिया गया, लेकिन होली नाइट्स ने गेट को तोड़ दिया और अंदर घुसकर गार्ड्स को मार गिराया। भारी डेंजर के बावजूद पैरी सीधा उस टेंट की तरफ भागा जहां मेडिसिन्स और डोजेस रखे थे। वहां पहुंचकर उसने देखा होली नाइट्स एक केज में व्हाइट स्क्विरल्स लेकर आए थे और उन्हें पूरा कैपिटल में छोड़ दिए। एक नाइट ने तो हवा में उड़ा उड़ा कर उन स्क्विरल्स को अलग अलग फेंक दिया। ये देखकर पैरी समझ गया कि ब्लैक डेथ ऑफिशियली पहुंच चुकी है। उसने तुरंत गार्ड से कहा अलार्म बजा दो। घंटी बजती रॉयल हॉल में रिपोर्ट पहुंची, होली नाइट्स फ्रॉम नेदरलैंड ने हमारे शहर पर अटैक किया। एम्प्रेस ने पूछा कितने लोग हैं? जब जवाब मिला सिर्फ 5 तो वो हैरान होकर बैठ गई। 5 लोगों से अटैक और अभी तक संभाला क्यों नहीं गया? ब्रूनो ने स्लोली बोला शायद ये अटैक कैपिटल के इन्फेक्ट करने के लिए। एम्प्रेस ने सोचा लेकिन नेदरलैंड हमारा एली है, इतनी पुरानी दोस्ती सिर्फ 5 लोग भेजकर क्यों तोड़ते हैं? फिर उसने ऐड किया और उनका किंग अभी हाल ही में ही मरा है, तो ये शायद से कोई नेशनल अटैक नहीं लगता। तब ब्रूनो ने एक और शॉकिंग बात कही, हो सकता है कि ये किसी ऐसे इंसान का काम हो जिसे मेडिसिन का डीप नॉलेज हो। एक ऐसा फार्माकिस्ट जो कि ब्रिलियंट तो था लेकिन पागल भी। ब्रूनो ने बताया एक वक्त था जब किंडर ने उस हेरिटेज एक्सपेरिमेंट्स के चलते निकाल दिया था। उसके डिवाइन पावर्स भी सील कर दिए गए थे, उसे एक कॉमनर बना दिया गया था। उसका नाम था केमस। ब्रूनो ने गिल्टी से कहा मुझे उसे मार देना चाहिए था, मैंने उसकी इंटेंशंस पे कभी भरोसा नहीं किया लेकिन फिर भी छोड़ दिया। दूसरी तरफ होली नाइट्स ने अपने आसपास एक आइस वॉल बना ली थी ताकि फायर अटैक से बच सके। वो गार्ड्स के अटैक से बचते हुए एस्केप करने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे पहले सोलोमन वहां पर पहुंच गया। उसने अपनी डिवाइन अथॉरिटी का यूज करके उसके डिवाइन पावर्स उनसे छीन लिए क्योंकि अब वो उसके लायक नहीं थे। लो डर से कांप रही थी लेकिन हेल्प करना चाहती थी। कैड्रिक ने उसे शांत किया, तभी फार्मा वहां पर पहुंचा। सबसे पहले तो वो बेल टावर पर चढ़ा और अपनी डिवाइन आइज से देखा कि इन्फेक्शंस कितनी फैल चुका है। उसने देखा व्हाइट स्क्विरल्स हवा में उड़ते हुए डिसीज स्प्रेड कर रहे थे। वो नीचे उतरा और तभी उसकी मुलाकात ब्रूनो से हुई। फार्मा और ब्रूनो दोनों मिलकर उस जगह पर गए जहाँ एक होली नाइट को पकड़कर उससे पूछताछ की जा रही थी। उसने कहा हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो बस जो कहा गया हमने वही किया। फार्मा ने पूछा किसने कहा? नाइट्स ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कैमस। उसने बताया कि कैमस ने उनके लोगों को होस्टेज बना लिया था और अगर उन्होंने उसका कहना नहीं माना तो एक साथ हजारों लोगों को मार सकता था। वो कह रहा था कि कैमस किसी इविल स्पिरिट्स के कब्जे में। जैसे ब्रूनो वहां पर गया, ओ नाइट शोक में गिर गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उन बॉडीज को जलाया जा रहा था लेकिन फार्मा का दिमाग अब किसी और चीज में उलझ गया था। उसने और ज्यादा मेडिसिन बनाई थी लेकिन तभी उसकी नजर फार्मेसी की छत पर पड़ी। वहाँ एक अजीब सा फिगर खड़ा था। दूसरी तरफ लोड भी फार्मेसी की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि अलार्म बंद हो चुका था। जब वो पहुंची तभी फिर से अलार्म बजने लगा। कैड्रिक ने जल्दी से गेट खोला और उसे अंदर ले लिया, लेकिन एक बात नोटिस की, गेट लॉक नहीं था। लोड तो अब तक सीधा ऊपर चली गई थी। वहाँ से उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो आसपास देखती रही थी कि उसके पीछे कैड्रिक आया और उसे देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो सांस अधूरी रह गई क्योंकि कैमस ने कैड्रिक को चाकू मार दिया। फार्मा और ब्रूनो तुरंत पहुंचे। उन्होंने देखा लोड और कैड्रिक खून में डूबे हुए पड़े हुए थे। ब्रूनो ने तुरंत अटैक किया लेकिन उसका आइस मैजिक कैमस पे असर नहीं कर रहा था। कैमस ने अपना गंदा डरावना चेहरा दिखाया और बैटल शुरू हो गई। फार्मा उस पॉइजन को पहचान ही नहीं पा रहा था। वो बस अंदाजे लगा रहा था क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं था। ब्रूनो के सारे स्पेल्स भी ब्लॉक हो गए थे और कैमस ने अपनी इविल पावर से धमाका कर दिए। फार्मा को फाइनली समझ में आया कि ये एक्यूनेट पॉइजन है, लेकिन ये सिर्फ एक ही नहीं था, एक मल्टी पॉइजन कंपाउंड था। जब तक कि वो दूसरा पोषण पहचान पाता, ब्रूनो तो मार खाकर जमीन चाट रहा था। कैमस ने एक जार उठाया, उसमें कुछ खतरनाक केमिकल्स थे और बोलने लगा सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को जिंदा रखना चाहिए, बाकी सभी को मार देना चाहिए। वो केमिकल टेस्ट करने वाला था लेकिन फार्मा ने उसे एलिमिनेट कर दिया। कैमस अब धधक चुका था। उसने अल्ट्रा फास्ट पंच से फार्मा के दिमाग को हिला दिया, फिर बोला तू मेरे साथ चल, मिलके पूरी दुनिया का सफाई करते हैं, जिनकोड। लेकिन फार्मा ने सीधा उसकी आंखों में देखा और एक सुपरमैन पंच मारा अपने रेड हैंड से। कैमस हवा में उड़ा और जमीन में गिर गया। फार्मा ने सिर्फ अपना वॉन्ड उठाया और उसके अंदर छुपे इविल स्पिरिट्स को प्यूरिफाई कर दिया। आसमान में एक रेनबो लाइट चमकी, एक निशान था कि एयर और लैंड दोनों क्लींस हो चुके हैं। सोलोमैन ने दूर से वो लाइट देखी और समझ गया कि डिसीज अब खत्म हो गया है। लोट और कैड्रिक को भी होश आ गया होता है। लोट ने पीछे से कैड्रिक को हक किया। लड़ाई के बाद जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ था उनका इलाज किया गया। लैंड ने पोर्ट से आउटब्रेक होने को रोक दिया। फार्मा ने मेडिसिन और हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करवा दी जस्ट इन केस। पैरी ने जब वीरोन को दवा दी उसने ईगो में मना कर दिया, लेकिन चुपके से वो दवा अपनी बीवी को दे दिया क्योंकि असली में तो वो ईगो से भरा ही इडियट है। 2 महीने के बाद एम्प्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस किया ब्लैक डेथ पेंडेमिक को अब खत्म हो चुका है। पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी अब फिर से खुल गई है और उनके पहले कस्टमर्स थे ओल्ड मैन जिन, बिशप सोलोमैन और कई पुराने लोग। और अब अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।